अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। यूं तो हमारे साथ व्हाट्सएप भी हमेशा होता है, लेकिन कल कुछ देर के लिए कह सके थे हम कि व्हाट्सएप हम में ना रहे। कुछ देर तो वाकई ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप भाई ने कहा मैं चलिया, तुसी आपका काम आप करो। और शुएब की लॉजिक क्या थी कि ये जो डबल लोग थे उनको ज्यादा फील हुआ, जो सिंगल थे बेचारों को पता ही नहीं चला। भाई बड़ी डिपेंडेंस नहीं, वो हुआ ये सलमा कि मीम्स बहुत ज्यादा बनी, तो मीम्स कुछ ऐसी बन रही थी कि जो लोग सिंगल हैं उनको मीम्स से अंदाजा हुआ कि व्हाट्सएप डाउन हुआ था। अच्छा, सबका रिएक्शन व्हाट्सएप डाउन होने पर डिफरेंट था। कुछ लोगों का मेरी तरह का रिएक्शन था जो कि सबसे पहले चेक करते हैं यार नेट चल रहे, पैकेज है, अच्छा कोई लगता है मसला हो गया रीस्टार्ट करो फोन। ना हमारे यहाँ हर मसले का रीस्टार्ट होता है। बिल्कुल। और मैंने क्या किया, मैंने पहले वाईफाई बंद किया, मैंने 3G कनेक्ट किया, देखा 3G पे नहीं चला, फिर 3G बंद करके वाईफाई कनेक्ट किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि बंद है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वही सिंगल लोगों के भी बड़े मामलात होते हैं, सिर्फ ये डबल लोगों का मसला नहीं है कि उनको पता हो कि कुछ हो गया। और स्पेशली मीडिया के लोगों को ज़्यादा मसला हो, बिकॉज डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो गई है आजकल व्हाट्सएप पर। तो फिर कुछ लोग मैसेंजर के थ्रू, कुछ लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, कॉल्स या मैसेज के थ्रू पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इतने डिपेंडेंट क्यों हैं हम व्हाट्सएप पे? हमारी कॉन्फ्रेंस, हमारा कंटेंट एक्सचेंज, हम कॉल नहीं करते, बैलेंस नहीं डलवाते फोन में कि व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, आखिर क्यों? आदत सी हो गई है ना। ये कैसी आदत है? बस ये आदत बन गई है, व्हाट्सएप ने हमारी आदतें ख़राब कर दी हैं। अच्छा, मैं वैसे जनरली बड़ा डिस्करेज करता हूँ व्हाट्सएप कॉल को कि बंदा बात करता है, हेलो हेलो होती है, फिर कभी वहाँ से हो तो फिर यहाँ से हेलो हेलो होती है, बंदा का दूसरी कॉल कर ले पाई, आवाज़ तो सही समझ आ जाए। लेकिन तो ये अच्छी ऐप है, इसके फीचर्स अच्छे हैं और ये बड़ी तेजी से मकबूल हुई है। मतलब अब बहुत कल ज़्यादा क्यों डाउन थी इस बारे में कुछ बताया नहीं गया अभी तक कि रीज़न एग्जैक्टली क्या थी, बट केनिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इस तरह और कुछ ममालिक है जहाँ पर व्हाट्सएप डाउन रहा, सिंगल टिक तक ही महदूद रहा, डबल टिक तक मामला ना गया। और कहीं पे तो सिंगल भी नहीं हो रहा था, टिक ही नहीं हो रहा था। सिंगल तो हो रहा था ना? नहीं, सिंगल नहीं हो रहा था, वो बाद में हो रहा ना सिंगल ना डबल, ना सिंगल ना डबल हो। टेनिस की गेम हो गई कोई। हाँ। लेकिन बहरहाल एनीवेज अब रिस्टार्ट हो चुका है, थिंग्स आर बैक और हम भी ज़ाहिर वापस आ चुके हैं अपने आज हम के शो जिंदगी के साथ घुल मिल से गए। घुल मिल से गए। चलिए आपको भी घुलाते मिलाते हैं अपने साथ कि आज इन 2 घंटों में हम कौन सी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एक ऐसी खातून आज हमें ज्वाइन करेंगी, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, गवादर से इनका ताल्लुक है। गवादर की पहली विजुअल आर्टिस्ट हैं ये, और जिस तरीके से इनका काम है आपको हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। खूबसूरत इनका अंदाज़ है, पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, सीखती भी हैं, सिखाती भी हैं। लेकिन जो इनका टाइटल था ना MS में, वो बड़ा ज़बरदस्त था, जो हम उनसे पूछेंगे भी कि उसका मकसद क्या था। लॉस ऑफ परमानेंस, द थिंग दैट इज़ डिसअपीयरिंग इन गवादर। तो इस बारे में ज़रूर हम उनसे कुछ देर में जानेंगे भी कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। वैसे गवादर बड़ा खूबसूरत हो गया है। ये तो हो गई जनाब हमारी पहली गेस्ट की बात, जो हमें बताएंगी कि विजुअल आर्ट में वो क्या क्या काम करी। बड़ा यूनिक काम हमने थोड़ा सा दिखाया भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सीमी कमाल साहिबा भी आज ज्वाइन करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान वाटर वीक मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करें, इस बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जाना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त के लिए, आइंदा चंद सालों में पानी की किल्लत भी ना हो, अगर सैलाब जैसी सूरत हाल प्रेडिक्ट की जा रही है तो वो पैदा ना हो, उसके लिए वाटर मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है, पॉलिसीज़ में क्या चेंज चाहिए, डैम्स बनाने हैं तो कितने, छोटे वाटर रिजर्वायर्स की तरफ जाना है या बड़े रिजर्वायर्स की ज़रूरत है, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली और इसमें हम ज़रूर कोशिश करेंगे जान पाए एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम पानी की कैसे उसकी बचत कर सकते हैं। गाड़ियाँ धो के सड़कों पे ना फेंके पानी। अच्छा, मैं इसमें गाड़ियाँ धो के गाड़ियाँ सड़कों पर ना फेंकें, ऐसे पानी ना फेंकें, ठीक है, गाड़ियाँ तो नहीं फेंकनी, पानी भी नहीं फेंकना। अच्छा, एक और कहानी हमारे पास है, जिस तरह पाकिस्तान हमारा घर, अपना घर, प्यारा घर, जिसकी हिफाजत हमें करनी है हर लिहाज से, कि पानी की एक बूंद बूंद की हिफाजत करें। बिल्कुल इसी तरह एक और घर है जिसकी आज हम एक कहानी आपसे शेयर करेंगे। मेरा अपना घर, ये सुहावा में है। यहाँ पे यतीम बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं। वो जो 4 साल की, 5 साल की बच्चे यहाँ पर आई, आज 14-15 साल की उम्र में किस तरह से उनकी ग्रूमिंग हो गई है, कैसे पॉलिश हुई है, आज हम उनकी बात करेंगे। एक ऐसी ही बच्ची आज हमें ज्वाइन करेगी, 13 साल इनकी उम्र है, और क्रिकेट भी खेलती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं, आर्टिस्ट भी हैं, सिंगिंग से भी लगाव है, तो बहुत अच्छा काम करें। तो ये सारा कुछ जो हो पाया उनकी ज़िंदगी में, जो चेंज आया, वो जो इतनी कॉन्फिडेंट हुई हैं, इतना आगे बढ़ पाई हैं, इसमें मेरा अपना घर का कितना रोल रहा, इस पर बात करेंगे। एंड शी इज़ वेरी क्यूट, आई मस्ट से। और आखिर में
जनाब हम बात करने वाले हैं फेक न्यूज़ पे, क्योंकि फेक न्यूज़ हमारी जड़ों में इतनी सरायत करती जा रही है, इतनी फ्रीक्वेंट हमारे सामने आती है, इतने मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। बार बार तकरीबन डेली प्रोग्राम्स में हम जिक्र करते हैं 5th जनरेशन वॉर का। उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है? फेक न्यूज़ के थ्रू। अब इससे डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, और जो फेक न्यूज़ की भरमार होती है वो सोशल मीडिया पे हमें ज़्यादा नज़र आती है। तो आज हमारे साथ होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया विंग के जनरल मैनेजर मोहम्मद अबू बकर साहब। उनसे डिस्कस करेंगे कि ये फेक न्यूज़ का मामला आखिर कहाँ जाके रुकने वाला है और हम इसको डील कैसे कर सकते हैं। जबरदस्त, ये तो आखिर की बात है। अब शुरू से शुरू करते हैं। अब शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं ना, और कुछ खबरें जो हमने आपके लिए इकट्ठी की हम आपसे शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जिक्र सबसे पहले करेंगे, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। उनके उम्र से मुतालिक तो खबर आगे चलकर, लेकिन जब रियाज में वो पहुंचे थे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरबराह इजलास के शुरका हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिताब को खूब सराहा और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार उनकी तरफ से किया गया है। तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव जिसकी हमने थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर की। और शेब जिस खिताब को सराहा गया है वो खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उस खिताब के बाद उस पर भी हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उन्होंने खुद दरवाजे पे आके, मरकजी दरवाजे पे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत हुई, दो तरफा ताल्लुकात पे बात हुई। और इस मुलाकात से पहले जो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब था, जो समिट हो रहा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान में जो एक बड़ा तबका हमारा नौजवान आबादी पे मुश्तमिल है, उनको हमने एंगेज करना है। अनटैप्ड है, उसको हमें ज़रा इसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। उन्होंने कहा मिलकर काम करना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो ये एक मेन उनका पॉइंट है उस खिताब का। और इस कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सऊदी वलियत को मुबारकबाद भी दी है। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने जो नए सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको भी वेलकम किया। अच्छा, ये जो खिताब था शेब, इसके एंड पे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो शुरका थे, क्योंकि बहुत से ममालिक से लोग आए हुए थे, मंदूबीन आए हुए थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खुद मुलाकात की, पर्सनली उन्होंने अप्रिशिएट किया, ना सिर्फ उस फोरम पे बल्कि उसके बाद भी। और उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। यस, और एक जो मुलाकात का हवाला आपने दिया था सऊदी वली अहद यानी वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी बात भी कर लेते हैं, जिनसे रियाज में उनकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की। और रियाज के शाही दीवान पहुंचने पर सऊदी वली अहद ने मरकजी दरवाजे पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और सऊदी वली अहद ने इंतहाई गर्मजोशी से शहबाज शरीफ साहब से मुसाफिया किया। और दोनों ममालिक की जो क़यादत है, इनके दरमियान खुशगवार जो ताल्लुकात है ना, ये इसका आकाश होता है। जो मुलाकात होती है ना, जेस्चर होता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो गर्मजोशी से मुजाफिया होता है, ये बताता है कि हाउ क्लोज वी आर एंड हाउ क्लोज वी आर एक्चुअली। और जिस तरह से चीज़ें हम आगे लेकर चल रहे हैं। और शेब, इस मुलाकात के दौरान सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान में सैलाब मुतासर इलाकों में लोग मौजूद हैं, उनकी जो मदद की है उस पर, और स्पेशली रियाद से सऊदी इस्लामाबाद के दरमियान जो बराह रास्त परवाजें चलाई गई हैं, उस पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया। ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि दो मुल्कों के ताल्लुकात जब आगे बढ़ रहे होते हैं, उस दौरान जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें एप्रिसिएशन बड़ी मैटर करती है, एक्नॉलेजमेंट बड़ी मैटर करती है। और हमने एक इन्विटेशन भी तो दिया। यस, हमने उनको इनवाइट भी किया, और किस तरह से इनवाइट किया, बड़े प्यार बड़े मोहब्बत से कहा कि सिर्फ मैं नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी आमद की मुंतज़र है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ट्वीट भी कल किया था, और उन्होंने कहा था कि जो बदलता हुआ आलमी तकाज़ा है, उसके तनाजुर में हम दोनों ममालिक अपने रवाबित को बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, और ये करनी चाहिए। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मैंने कहा है कि पाकिस्तान आइए, हमारी अवाम, पूरा पाकिस्तान बेचैनी से आपका इंतज़ार करें, आपको वेलकम करना चाहते हैं। तो हम सब दोबारा भी कहते हैं कि जी ये हमारी सबकी रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ विजिट पाकिस्तान एज सून एज पॉसिबल। अब एक और जो बात हमने पहले की थी उम्रे से मुताल्लिक, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए, मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दुआ की है। बिल्कुल, कुछ देर पहले वो पहुंचे थे रियाद से मक्का, और कुछ मनाजिर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त वो पहुंचे तो जो यहाँ की प्रेसिडेंसी उनकी तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया, जो लोकल ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस्तकबाल किया, और फिर हमने देखा कि उन्होंने उम्रा अदा किया माशाअल्लाह। कुछ मनाजिर वहाँ के रवानगी के हैं, और उसके बाद हमने कुछ मनाजिर भी कुछ देर पहले मैं और सलमा देख के डिस्कस कर रहे थे कि कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। हाउ लकी ही एज़ माशाअल्लाह, ज़ाहिर है उम्रे की सादत, और इस तरह से वहाँ पर हाज़री, हजर रसूल को बोसा देना,
और ये सारे जो मामलात हैं ज़रा अल्लाह बुलाता है, अल्लाह के मेहमान होते हैं आप, और ये True बुलावा that. वहीं से आता है। और माशाल्लाह पहुंच जिसको गए। अल्लाह ताला तौफीक दे वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है। और शुएब, अभी जब नया हमारा कमरी साल शुरू हुआ, मुसफ़र, रबीउल Yes. अव्वल, इन 3 माह में कितने पाकिस्तानियों ने उम्रा अदा किया, ये नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम व्यूअर्स के साथ share करें। 2,87,793 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने माशाल्लाह। उम्रे की सादत हासिल की है। हाँ। अच्छा, जनरली भी मेरे लिए खबर इसलिए नई नहीं थी सलमान, जनरली हम जब भी पढ़ते हैं ना उम्रे से मुताल्लिक या हज से मुताल्लिक, ज़ायरीन से मुताल्लिक, हमेशा हम सेकंड नंबर पर आते हैं, बिकॉज इंडोनेशिया इज ऑन द टॉप जब हम देखते हैं दीगर ममालिक से आने वालों में, और पाकिस्तान सेकंड पर ही होता है। तभी उन्होंने जो फहरिस्त जारी भी किया उसमें भी हम सेकंड नंबर पर हैं, और 2,87,793 जो उम्रा ज़ायरीन है वो वहाँ पर पहुँचे हैं, और ना सिर्फ मक्का बल्कि मस्जिद नबवी में भी उन्होंने हाज़िरी दी है, और ये इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान का जो है वो दूसरा नंबर है। एनीवेज जी, जबरदस्त। दीगर अच्छा, खबरें? सऊदी अरब में हमने घूम फिर लिया, अब हम बदले चलें जी बरतानिया चलते हैं। आप वीजा लगवाते हैं जनाब बरतानिया ठक वीज़े। का ठकाठक एक के बाद एक। और बरतानिया में क्या हो रहा है जनाब, वजारत उज़्मा का ताज सजा है नए वज़ीर आज़म के सर पर, ऋषि सुनाक, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। बकिंगम पैलेस में बादशाह चार्ल्स से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्हें बरतानिया में हुकूमत की इजाज़त दी गई है। एक फॉर्मेलिटी होती है, ज़ाहिर है उसके तहत ये तमाम प्रोसेस जो है वो अंजाम पाता है। और वज़ीर आज़म ने अज़म का इजहार किया है कि अवाम के मफादात को सियासत से बालतर रखते हुए मुल्क के लिए काम करेंगे। अच्छा शोएब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि वो रहते बरतानिया में हैं, उनका ताल्लुक बताया जाता है भारत से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आबा और अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान में गुजरांवाला से है, तो उनकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या गुजरांवाला का वज़ीर आज़म बन गया? नॉट अ बैड आइडिया, अगर कह भी दिया जाए तो इसमें कबाहत कोई नहीं है, अच्छी बात है। चलें बढ़ते आगे। एक और खबर हमारे पास है, वो मुताल्लिक है चूहे हमारे ऐद के बहुत चालाक होते जा रहे हैं, हम उनके चालाकी से फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। हुआ ये रहा है कि एक तजर्बा किया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं ज़लज़ला आ जाए और कोई इमारत ढह जाए तो मलबे तले अफराद दबे होते हैं, ज़ाहिर है बड़ी एहतियात से निकालना पड़ता है, आराम आराम से उसको काट के, सरिये को काट के जो मलबा है उसको हटा के, ताकि जो कीमती जानें नीचे मौजूद हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है इस मलबा हटाने के दौरान ही कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं कि जो पहले महफूज होता है किसी जगह पर, वो भी अपनी जान गंवा बैठता है। अब ऐसे में चूहों पर तजर्बा ये किया गया कि बैक पैक उन्हें पहनाया जाएगा, उसमें कैमरा भी लगा होगा, वो चूहा यूँ जाएगा, चेक करेगा वहाँ बंदा है, बताए आप देख पाएंगे और आप वहाँ से उस बंदे को निकालेंगे। मेरा ये सवाल इसमें ये है कि चूहा वहाँ क्यों जाएगा, जहाँ बंदा होगा चूहा तो वहाँ जाएगा जहाँ रोटी होगी। और शेब, ये इतना क्यूट लग रहा है ना वैसे ये बैक पैक पहने हुए, मतलब छोटा सा। इससे पहले याद है कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ शेयर की थी कॉकरोच से मुतालिक, लेकिन देखे थोड़ी सी तखसीस रखी गई है भाई तजुर्बे के दौरान। कॉकरोच के ऊपर आप छोटा सा कैमरा लगा देंगे हल्का फुल्का सा, और माइक्रोफोन भी, माइक्रोफोन भी। चूहे के लिए नहीं लगाया? नहीं, वो देखो ना, वो चूहे का जो बैक पैक है वो थोड़ा सा हैवी है भाई, चूहे पे जुल्म क्यों, उसका भी आप बोझ थोड़ा सा हल्का करें। नहीं, हल्का सा बैक पैक ही होगा। नहीं, इतना कॉकरोच का तो नहीं था, कॉकरोच तो बेचारा वैसे ही जाई जा रहा था। कॉकरोच छोटा था, ये बड़ा है, ये ज्यादा डराता है खवातीन को। और ये खाने पीने की चीजें भी ये छीन लेता है। वैसे हमारे इर्द गिर्द भी चूहे बड़े चालाक हैं। चूहे चालाक हुए, इंसानों से ज्यादा चालाक नहीं, हमारे चूहे तो साबुन भी खा जाते हैं, साबुन भी खा जाते हैं, बैग भी खा जाते हैं किसी का। कितना खा लिया होगा? इतना सा खाया तो बैग तो खराब दिल हो बड़ा गया करो यार, कितना खा लिया होगा? बैग डोनेट करने नहीं चूहों के लिए। तो रोटी खिलाओ उसको फिर, कि बैग ना खाए वो। अच्छा, हम मेरी रोटी पे पाबंदी है, मेरा पेट भर जाता है, चूहा साबुन भी खाए, रोटी भी खाए, सब खाए, भाई चूहे के मजे हैं। चूहे को चीज पसंद है, आप उसे कुछ खिलाएं पिलाएंगी तो वो आपके बैग को नहीं कुतरेगा। क्या चीज खाने के बाद चूहे का पेट भर जाए? वैसे चूहे को कितनी देर के बाद भूख लगती होगी? मैं कभी चूहा नहीं रहा मुझे नहीं पता, ना मेरे चूहे से कभी बात हुई है। हम कम्युनिकेशन गैप है, हमारा कम्युनिकेशन गैप है, ना वो मुझसे बात करता है ना मैं उससे बात करता हूँ। वैसे चूहे आपस में बात करते हैं? हाँ, लेकिन आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती, मैंने कभी चूहे की आवाज नहीं सुनी। वैसे कैसी आवाज होती है? ये क्यूट था, ये वाली आवाज। आगे एक घड़ी की बात करते हैं, एप्पल वॉच, जिसने यूँ तो जिंदगी में बड़ी सहूलत लेकर आई है ये घड़ी, लेकिन अब ये जिंदगियां बचा रही है। ये किस घड़ी की बात हो रही है शुएब? जिंदगी की घड़ियों की बात हो रही अच्छा। है। जिंदगी की घड़ियों को एक घड़ी बचा रही है। और एप्पल वॉच ने किया ये कि एक नौजवान लड़की के ख़ानदान को ये बताया कि इस वक्त हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं, तबीयत कुछ नासाज हो रही है, कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, इसको चेकअप कराएं। तो फिर मालूम ये चला कि कैंसर फैल रहा था और फिर उसका इलाज हुआ और वो बच गई।
वाह वंडरफुल, ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग खबर है कि एप्पल वॉच, क्योंकि उसके ऊपर हार्ट बीट शो हो रही होती है, यस, तो अगर वो नंबर जो होता है वो बढ़ता है, 100 क्रॉस करता है, तो ज़ाहिर है ये अलार्मिंग होता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। एक्यूरेट नहीं भी होगा, 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन किसी हद तक आपके लिए डिटेक्शन ईजी हो जाती है। अब ये खबर शेयर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी आप एप्पल वॉच लें, क्योंकि आजकल कुछ छोटी कंपनीज़ ने थोड़ी सस्ती वाली भी स्मार्ट वॉच मुतारिफ कराई है, और उसमें भी ये फीचर होता है कि वो आपकी पल्स बता देती हैं कितनी है। हमें क्या तो पता? आप नहीं तो सस्ती वाली वॉच ले लेना। आप लेकर देंगी तो मालूम होगा ना कि ऐसी वॉच होती हैं। चलिए आपको मैं ले दूंगी, आपकी वॉच डील मेरे पे डन, ड्यू। डन। डील डन हो गया जी। डन हो गया। चलें, बढ़ते हैं आगे और एक मौजू की तरफ लेकर चलते हैं आपको। और आज का हमारा मौजू जिस तरह के आगाज़ में बताया था आपको कि वो है विजुअल आर्टिस्ट से मुताल्लिक। उन पर जाने से पहले, उनकी कहानी जानने से पहले छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। यस, छोटी सी मुन्नी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगू पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है आर्ट की, आर्टिस्ट की, विजुअल आर्टिस्ट की। विजुअल आर्टिस्ट कौन होता है, किस तरह काम करता है, कुछ काम हमने आपको दिखाया भी। हमारे साथ आज जो खातून विजुअल आर्टिस्ट मौजूद होंगी, बहुत ही यूनिक काम उनका, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है और प्रोबेबली वो पहली फीमेल विजुअल आर्टिस्ट है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और बलूचिस्तान में रहकर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, जहाँ पे समझा जाता है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स के लिए स्पेशली कम है, वहाँ पर उन्होंने नाम बनाया। ये खूबसूरत काम है उनका और ऐसे शाहकार तख्लीक किए जो देखकर हकीकत का गुमा होता है। तस्वीर देखें तो लगता है कि तस्वीर कुछ ही देर में आपसे बातें करने लगेगी। रंग हकीकत के इतने करीब कि आप खो से जाते हैं रंगों में। आखिर ये इतना यूनिक काम उन्होंने करने का जब फैसला किया तो उनके माइंड में क्या था, ये जानते हैं? एग्जैक्टली माइंड में क्या था, प्लस जिस तरह हमने आगाज़ में कहा ना कि जो उनका टाइटल था थीसिस एंड मास्टर्स, बड़ा डिफरेंट सा था, द लॉस ऑफ परमानेंस। ये हम ज़रूर पूछेंगे कि इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया PTV को। थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि गवादर की पहली खातून आर्टिस्ट होने का आपको एजाज़ माशाल्लाह हासिल है। ये एक चैलेंजिंग फील्ड रही आपके लिए एज अ लेडी, इसमें आगे आना, नाम बनाना, मकाम हासिल करना? ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो था। पहले तो यही कि फाइन आर्ट्स कोई फील्ड है भला? अक्सर तो पहले तो यही सुनने को मिलता था कि है क्या, आप इसमें कर क्या रही हैं। फिर खैर छोड़ा नहीं इसको, मैंने ऐसे ऐसे किया। पहले तो कोयटा से मैंने स्टार्ट किया, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे फाइन आर्ट्स में लिया। देन हमारे इलाके में आर्ट की ना कोई एकेडमी थी ना कोई क्लासेस थी, मगर यहाँ पे शौक बहुत ज्यादा इस तरह से स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट करना जानती हैं, बट सेल्फ मेड। लेकिन हमें रियल में आर्ट का मतलब नहीं पता था। बस ये कि पोर्ट्रेट बनाना, चेहरा एक दूसरे का, हम इसी को आर्ट समझते थे। लेकिन जब मैं लाहौर गई, NCA गई,
तो वहां मुझे पता चला कि आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट क्रिएशन क्या होती है। शाहीना, आर्ट की तो बहुत सारी रहते हैं, बहुत सारी किस्में। ने कहा मुझे और शेब को भी ज़्यादा नहीं पता था, हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ा। मैं चाहती हूँ वो लोग जो हमें देख रहे हैं, आप अपने अल्फाज में बताएं कि एक फनकार की सलाहियतें तो बहुत सारी होती हैं। फाइन आर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि आर्टिस्ट का काम ये है कि एक तस्वीर को बना दे, बस पेंसिल से स्केच बनाया, उसमें रंग भरे। फिर आपकी जो स्पेशलिटी है वूल आर्ट, वो क्या है, वूल से कैसे आर्ट क्रिएट किया जाता है, और विजुअल आर्टिस्ट बेसिकली किन किन डोमेन्स में काम करता है? देखिए, विजुअल आर्टिस्ट, पहले तो ये आर्टिस्ट बाउंड नहीं होता कि हम किसी एक मीडियम ले लिया और उसी पे कर लिया। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि आर्टिस्ट हर कोई समझता है कि हमें पढ़ना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ तस्वीर, रंग, कलर, पेंसिल उठाया और तस्वीर बना ली है। नहीं, हमें भी स्टडी करनी होती है, हमें रिसर्च करना पड़ता है। जैसे पहले भाई साहब इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि जैसे थीसिस है मेरा, माइग्रेशन पे काम था, तो आपको पूरा माइग्रेशन के बारे में पहले पढ़ना था, उस पर लिखना भी होता है, उसके बाद फिर हम उस पर काम क्रिएट करते हैं। जैसे वूल आर्ट है, वो मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे काम था। जब स्टार्ट मेरा था कि मैं गवादर से फर्स्ट टाइम बाहर निकली, लोगों से मिली थी, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और बीइंग बलूचिस्तान की वुमेन, जो जो प्रॉब्लम्स सिर्फ मैं नहीं, मतलब मेरे आसपास जितने भी कोई मेरे फ्रेंड्स थे या लोग थे, उनकी जो स्ट्रगल्स थी वो मैं उनको ऑब्जर्व मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमारे यहाँ जैसे एम्ब्रॉयडरी ड्रेस पहनते बलूची, जो सूट है, वहाँ धागे का काम जो लड़कियां घर में स्पेशली बहुत ज्यादा खुद सीने का काम करते, तो वहां से मैंने एक इंस्पिरेशन ली है कि जो धागा है, थ्रेड है, वो खवातीन से बहुत कनेक्टेड है खूबसूरती के लिए या कपड़े बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने वूल आर्ट इंट्रोड्यूस किया कि वूल इसलिए थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है, मुझे बड़े पैमाने में, बड़े साइजेस में पेंटिंग्स बनाने थे। तो जो खवातीन है वो एम्पावर रहे। मैं हमेशा अपने काम में ये मजलूमियत नहीं दिखाती हूँ, मैं जो फीमेल्स है स्पेशली, उन्हें मैं बड़ा पावर दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे गट्स एंड पावर बहुत है, बस हमें प्लेटफॉर्म एंड मौके की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और जब आपके एग्जिबिशंस की हम बात करें तो ना सिर्फ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर, गवादर भी है, तुर्बत भी है, कोयटा भी है, पंजाब की बात करें लाहौर में और इस्लामाबाद में भी, मुख्तलिफ जगहों पर आप पहुंची हैं एज एन इंडिविजुअल भी, इन ए ग्रुप परफॉर्मेंस एज वेल। कहाँ कहाँ पर, कब कब, कैसी कैसी एग्जिबिशन करती रही हैं और कैसा रिस्पॉन्स मिलता रहा है? मुख्तलिफ जगहों पे स्टार्ट कोयटा से मैंने किया था और रिस्पॉन्स काफी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, क्योंकि हम कोई ना कोई एक टॉपिक या एजेंडा उठा के उस पर काम करते हैं और अवेयरनेस के लिए भी, और कहीं ना कहीं हम अपना सेल्फ एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं। और इस्लामाबाद में जैसे अलहमरा आर्ट एकेडमी हो या एनसीए हो या पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, वहाँ की एकेडमीज हो, या फिर इस्लामाबाद में भी 2-3 दफ़ा मैंने एग्जीबिशन कराई हैं और कंपटीशंस हुए हैं। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और लोगों का नो डाउट बहुत ही मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है कि आप इतनी दूर से आई हैं, मतलब काम का भी वो करना और फिर ट्रेवलिंग का भी। गवादर टू लाहौर जाना ही एक बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जी, दिन मैं और इस पर जानना भी चाहूंगा। आप फ्रॉम गवादर टू लाहौर, गवादर में पढ़ना और फिर एनसीए तक पहुंचना, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा इदारा है, वहां तक पहुंचना ख्वाब होता है एक आर्टिस्ट का, जो भी इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो फ्रॉम गवादर टू एनसीए चैलेंजेस क्या रहे, कैसे ओवरकम किया, सपोर्ट कैसे मिलती गई? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कैसे अल्लाह ने रास्ते पता भी नहीं चला। एनसीए जाने का मेरा ख्वाब एक हिसाब से था ही नहीं, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं कभी एनसीए तक जा सकूंगी। पता था कि इतनी बड़ी कॉलेज है, कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे जाके पढ़ूंगी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में चंद आर्टिस्ट आते थे लाहौर से, हमें वर्कशॉप कराने के लिए, या एनसीए से भी। तो वहां से एनसीए के बारे में बहुत नाम सुनती थी, उनकी फीसें सुन के मैं तो कहती थी बस हम जैसों के लिए नहीं है एनसीए की जगह। शाइना, तो वैसे ये होता है जब आपने कोई ख्वाब देख लिया हो ना, या कभी यकीन ही ना हो कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा या पहुँच पाऊंगी, वहाँ आप पहुँच पाएं, तो वो दिन बड़ा खास होता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा नाज़रीन से शेयर करें कि जो पहला दिन आपका, जब पहली बार आपके सामने एनसीए का दरवाज़ा है और आप दाखिल हुई, एनसीए के उस माहौल को देखा, क्या जज्बात थे उस वक्त?
जज्बात तो बस मैं ब्लैंक थी, मैं कुछ कहने के काबिल नहीं थी। यहाँ पे मैं इतनी बदतमीज, वहाँ पे मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं सिर्फ बिल्डिंग्स को ऑब्जर्व कर रही थी और ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आ गई, पहुंच गई। जब मैं पीयू में एडमिशन लिया, बिल्कुल पीयू के सामने ही है एनसीए का गेट। अक्सर मैं वहां से उसको ताड़ती थी, तो कभी कभार एग्जीबिशन में जाती थी, फिर वहां से हाँ, वहाँ कभी कभार एग्जीबिशन में जाती थी, तो थोड़ा बहुत जज्बा पैदा हुआ। फिर मालूमात किए कि फीसेस कैसे हैं, मैं अफोर्ड कर सकूंगी भी कि नहीं कर सकूंगी। जब मुझे हिम्मत मिली कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम है या टाइम देते हैं या टैलेंटेड बच्चों के लिए वो मार्जिन भी रखते हैं, फिर जाके हिम्मत हुई और दाखिला लिया। और वो दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ख्वाब में जी रही हूँ। फिर लेकिन शाइना, आई मस्ट से आपने जो सीखा, जो पढ़ा, उसको बड़ी खूबसूरती से यूटिलाइज किया। माशाल्लाह। और हमने देखा कि आपके काम में बड़ी वेरिएशन है, बहुत वैरायटी है आपके काम में। आपने जितने भी फनपारे तख्लीक किए, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ इंसान की तस्वीर हो, कोई सिर्फ माहौल की मंजरकशी की गई हो, मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो आर्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट की जब हम बात करते हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है? कौन सी चीज़ आपको लगता है कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकती हूँ? मैं ज्यादातर पोर्ट्रेट्स मेरी स्पेशलिटी है। एक तो मैं पोर्ट्रेट या फिगर हो वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, एंड ऑयल पेंट पे ज्यादा काम करती हूँ मैं। और मिक्स मीडिया वैसे मेरा स्कल्पचर हो गया या रिलीफ आर्ट हो गया। और वूल आर्ट से तो मेरा अपना एक पर्सनल कनेक्शन तो है ही है। उस पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ या मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो कनेक्शन की क्या मैं जब खास बात बात है करती हूँ ना, तो शाहीना, वो अलग वूल से जो क्रिएशन होती है उसकी खास बात क्या है? वो दूसरी चीजों से कैसे डिफरेंट होती है? उसका मटेरियल एक्चुअली, बाकी कलर्स होते हैं वो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है और वो कैनवस के साथ जुड़ जाते हैं ना सरफेस पे जब हम पेंट करते हैं। लेकिन जो वुल है वो ऊपर रहती है, चाहे मैं उसको कपड़े पे स्टिच करके बनाऊं या पेस्ट करके बनाऊं। जब उसको हाथ लगाती हूँ, जो फील होता है ना, उसकी फीलिंग अलग है। वो रियल ऐसा लगता है कि वो 3D लुक आ रही है, 2D सरफेस पे 3D का लुक आना, और फिर कैनवस से बाहर निकालना। जैसे पीछे कुछ नजर भी आ रहे हैं, तो वो जो फ्रेम होती है ना हमारी, उससे मैं उस बाउंड्री से निकलने की फीलिंग को चाहती हूँ। जैसे कलर तो मैं नहीं वो इस तरह से फ्रीज कर पाती, इसलिए मैंने वूल को प्रेफर किया कि मैं कैनवस पे ऐसे लगाऊं और वो ऐसे कैनवस से बाहर निकले जिससे कि वो अपनी बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और आपका काम जिसका हम ज़रूर चाहेंगे आप डिटेल से हमें बताएं, रेजिन थम्स ऑन बोट, जिसका टाइटल आपने दिया था मुसाफिर। ये रीसेंट आपका काम है 2022 का। छोटे छोटे से अंगूठे आपको नज़र आते हैं बने हुए कश्ती के ऊपर। ये क्या इसकी पीछे कहानी थी? के पीछे एक हिसाब से हमारी अपनी जर्नी थी। जैसे हम स्पेशली अगर मैं अपना बताऊं, गवादर से पहले जैसे कोयटा गई, कोयटा से फिर लाहौर गई, ट्रेवल को, माइग्रेशन को शुरुआत मेरी अपनी जात से थी, लेकिन जैसे जैसे मैं डिग करती गई तो उन इस लोगों पे मैंने स्टडी करना शुरू किया, जो लोग किसी और शहर से या और मुल्क से माइग्रेशन करके आते हैं किसी न किसी वजह से या पार्टीशन की वजह से। तो उनकी फीलिंग को मैंने वो लिया, और जो थंब है वो आइडेंटिटी को, हमारी शनाख्त को शो करती है। तो जो जो लोग की शनाख्त पे कोई मसला है या वो शनाख्त को लेकर आइडेंटिटी नहीं है कि आप, अक्सर हमारे पास कौमियत की बात होती है ना, कि आप बलोच हो, आप पठान हो, आप पंजाबी हो, आप सिंधी हो, ठीक। इस चीज को मैंने खत्म करना था कि एक्चुअली हम इंसान हैं, हम सारे एक ही दुनिया में हैं, ठीक। आप ये कितना कर पाई शाहीना अपने सफ़र में, जब आप ज़ाहिर फ्रॉम गवादर टू लाहौर, आपने वहीं से ज़ाहिर तालीम हासिल की पंजाबी यूनिवर्सिटी इन एनसीए, लोगों से घुलना मिलना, बात करना, इस तासुर को ख़त्म करना, ये जो टाइटल दिया जाता है पठान है, ये बलोची है, ये सिंधी है, इसको ख़त्म करना एज अ पाकिस्तानी, कितना कर पाई इसको? वहां पे जब लाहौर में एग्जीबिशन जब लगा था, वहां पे मैंने ये बेचे थे, एक एक लॉलीपॉप भी, इनकी मैंने लॉलीपॉप्स भी बनाए थे, जो बोट पे लगे हुए हैं वो मैं लॉलीपॉप सलमा है। से कह रहा था कि तो दे मेरा लुक लाइक लॉलीपॉप्स। हाँ, और मैंने यही सोचा तो था कि मैं मैंने नेक्स्ट पूछूंगी कि ये लॉलीपॉप्स क्यों? लॉलीपॉप्स इसलिए कि मैंने कहा अगर आप ये लॉलीपॉप खरीदते हो, इट मीन्स कि आप, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो पहले मैंने उनको ईटेबल लॉलीपॉप्स बनाए थे,
लेकिन ये खत्म हो जाएगा ना, इनके पास वो रहेगा नहीं। फिर रेजिन का बनाया ताकि वो अपने पास रख सके, वो हमेशा देख सके कि हाँ, एक शाइना रशीद नाम की आर्टिस्ट थी, उससे मैंने लॉलीपॉप खरीदा था। और उसमें हमारे जो थम्स के जो लाइन है वो एक एक सिंगल लाइंस भी नजर आते हैं आइडेंटिटी के, और कलरफुल इसलिए वेरी लगाए थे नाइस। कि हम जितने भी अलग कास्ट के जो लोग होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, इसीलिए। और लेकिन ये सबको बहुत एक ही खूबसूरत बोर्ड मैसेज आपने अपनी क्रिएशन के थ्रू दिया शाहीना। और ये लॉस ऑफ परमानेंस, ये क्या था? अभिषेक ने भी जिक्र किया पहले, आपका जो टाइटल था इसके पीछे थॉट्स क्या थी? हाँ, क्या सिर्फ वही वूल आर्ट था या कुछ और था? नहीं, इसके पीछे स्टार्ट में मैंने कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए थे, ये भी रेजिन का ही था। और कुछ मैंने बॉडी एंड हाफ फेसेस बनाए थे जो डिस्ट्रॉय भी हो गए थे। मेरा काम मैंने बनाया यहाँ से गवादर में, कोविड आ गया था, लाहौर जाते जाते वो खराब हो गए, टूट के, मैं रोई भी। लेकिन खैर पिक्चर्स थे जो मैंने अपने ज्वेलर्स को दिखाया, तो तब मैंने ये लॉस ऑफ परमिशन कि आप ये बना तो देते हो, सब कुछ फानी है इस दुनिया से, हमें इंसान ने भी खत्म होना है, लेकिन जो खत्म होने वाला है जो प्रोसेस है ना, वो परमानेंट है, वो कभी नहीं खत्म होगा। जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं कि जो फ्यूचर के लिए काम चल रहा है, कोई ऐसी एग्जीबिशन जिसके लिए आप कोई स्पेशल किसी सोच के तहत काम करें, व्हाट इज दैट? अभी मैं अपना काम स्पेशली बलूचिस्तान की जो कल्चर है, मैं उसके ऊपर Okay. काम कर रही हूँ। जो खवातीन है, जो कल्चर के साथ जो डाइवर्सिटी है, पॉजिटिव वाइब्स में लाना चाहती हूँ कि मेरे काम को देख के लोग पॉजिटिवली ही ज़्यादातर ले और मोटिवेटेड रहे। और साथ साथ मैं अभी गवादर में आर्ट एकेडमी, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि नहीं है, तो अभी मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। जो बच्चे Okay. सीखना चाहते हैं, जो फीमेल है स्पेशली, उनके लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रखा है। जैसे ज्यूस रेफरेंस लाइब्रेरी है यहाँ पे गवादर में, यहीं पे बच्चे आते हैं, सीखते हैं। तो मेरा आजकल टारगेट यहाँ पे आर्ट एकेडमी का जो है ना बनना है, बनाना है। अभी तक खुद कोशिश कर रहे हैं कि जी, और अभी देखते हैं आगे शाहीना, क्या। आप कुछ तादाद हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? अभी तक आपके पढ़ने का अमल मुकम्मल होने से लेके अब तक कितने फनपारे आपने तख्लीक कर लिए, और एक फनपारे की तख्लीक में अंदाजन कितना वक्त लग जाता है? कितने किए ये मैंने अभी तो खुद काउंट नहीं किए, वो तो काउंटलेस ही होगा। मतलब आप बेतहाशा, ले लें बेशुमार। 6 महीने, ऑफ कोर्स, ठीक है। आप वो बंडल्स कह सकते हो कि मतलब कितने बंडल्स बना लिए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे 6-7 सीरीज निकाले, अब एक सीरीज में 10 पेंटिंग्स भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 15 या 20 भी हो सकती हैं, इस तरह से। और एक पेंटिंग को बनाने में अलग साइज और अलग मीडियम और अलग मूड है, मूड पे डिपेंड करता है। मूड किया तो घंटे में बना लिया, मूड नहीं किया तो महीने पे चला गया। इसी तरह है ज़बरदस्त। और गवादर की पहली खातून आर्टिस्ट ज़रा ये एजाज़ है, लेकिन क्या अब और ख़वातीन नज़र आ रही हैं हमें आपकी देखा देखी, आपको फॉलो करते हुए, आप उनकी इंस्पिरेशन बनी हो, आपने उनके लिए माहौल आसान किया हो, रास्ता आसान किया हो? जी बिल्कुल, मुझे इस बात की खुशी है कि जो बच्चे हैं, बच्चियां स्पेशली, वो अपने घरों में परमिशन लेती है कि मैं फाइन आर्ट्स करना है, वो मेरी वीडियो दिखा जबरदस्त। गवादर की बहुत सी आर्टिस्ट दुआएं हैं। आपके लिए शाहीना रशीद, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहिए और अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। आमीन। जिस तरह से आपके जो फनपारे हमारे सामने आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जब एग्जीबिशन प्लान करेंगी Yes. शाहीना, दोबारा इनको इनवाइट करेंगे और Yes. देखेंगे कि मजीद क्या काम उन्होंने और किया यू है। नेवर नो कि नेक्स्ट एग्जीबिशन अगर उनकी इस्लामाबाद में कोई हो तो हम वो जाके विजिट भी हम करें जा और भी देखेंगे सकते हैं। काम कितना अच्छा है। मैं तो अभी तक वो अटका हुआ हूँ, जो थम्स वाला आर्ट था, बहुत ही खूबसूरत आर्ट था। उसमें 2 तरह के, एक तो ज़रा वो थम्स 3D आर्ट, और एक वो इम्प्रेशंस के साथ भी उनका कुछ आर्ट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मीनिंगफुल है। और हर एक आर्ट का एक टाइटल भी है, जैसे कि उन्होंने पूरी कहानी शेयर की ना उसकी, थम्स वाले की एक मुसाफिर की कहानी है। ये सिर्फ वो नहीं, अपने आप की बात नहीं की, बल्कि और बहुत से मुसाफिर जो अपने शहर को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना माहौल छोड़कर किसी और जगह पर जाते हैं, कूच कर जाते हैं, हिजरत करते हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। तो उस अज़्म को इन्होंने इस तरीके से डिपिक्ट किया इन दिस आर्ट, दैट वाज ब्यूटीफुल। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। बढ़ते हैं आगे। और जब बात हम करते हैं ना कि नाम बना रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, समटाइम्स एज अ टीम, तो क्यों ना पाकिस्तान की फुटबॉल टीम की बात करें कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल एशिया कप 2022 जीत लिया है। आप ये देखें कि फुटबॉल में हम किस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मालखोर ने फाइनल में लाओस एलिफेंट को 22 के मुकाबले में 45 के स्कोर से शिकस्त दी है। बिल्कुल, और ग्रीन शर्ट
प्लेयर्स ने थाईलैंड में ये जो इवेंट हुआ इसमें मार्कोर के नाम से शिरकत की और अपनी पहली ही एंट्री में टाइटल अपने इनाम किया है। बहुत सी दुआएं टीम पाकिस्तान के लिए, ये कामयाबियां हमारा सर फख्र से बुलंद कर देती हैं। हमेशा हम कहते हैं कि जहां पे कामयाबी की बात होती है, एक पाकिस्तानी का नाम आता है, हमारे मुल्क का झंडा वहां पे लगता है, तो हमारे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो ये जनाब हमने बड़ी अच्छी एक न्यूज़ शेयर की, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नई चीज़ें हैं। एग्जैक्टली नई चीज़ें हैं हमारे पास और वो कुछ माहौलियात से जुड़ी हुई हैं। माहौलियाती तब्दीली से हम देखते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया मुतासर नहीं हो रही, ज़रा पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। तबाहकुन नताइज सामने आ रहे हैं। इन तब्दीलियों के असरात हम देख रहे हैं कि यूरोप में भी देखे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जो ममालिक हैं, इनको 2011 से लेके 2020 तक मजमूई तौर पर 145 अरब यूरो का नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और यूरोपीय शुमारियाती ऑफिस यूरो स्टेट के मुताबिक जो माहौलियाती तब्दीली है, इसके पैदा करदा दीगर मौसमी हालात से यूरोप बुरी तरह से मुतासर है। जहाँ पहले सर्दी नहीं थी वहाँ सर्दी ज़्यादा, जहाँ गर्मी नहीं थी वहाँ गर्मी ज़्यादा। और स्टैट्स के मुताबिक जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इसके नामसाइद मौसमी हालात का सबब बन रही हैं और इस सूरत हाल ने मुल्कों को बड़े पैमाने पर इक्तिसादी नुकसान से दोचार किया है। जो विजुअल आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, चूँकि थोड़ी सी बात हम आज पाकिस्तान के पानी के मसाइल के पर करना चाहते हैं। पानी के मसाइल की भी बात करेंगे और ये जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां कितना हमारी ज़मीन को इफेक्ट कर रही हैं। तो कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो सऊदी अरब में खिताब था, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया और इस वक्त हमारे 3 करोड़ आबादी मुतासर है, जिसको हमने एकोमोडेट करना है, फैसिलिटेट करना है, उनको नया मुस्तकबिल देना है। तो ये बात उस फोरम पे भी हुई, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट के बारे से हम बात करने वाले हैं, तो वो भी हम ज़रूर आज डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आज बात करते हैं। उसके ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान वाटर वीक मनाया जा रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद में 5 रोज़ा सेमिनार इस वक्त जारी है। हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगी मोहतरमा सीमी कमाल साहबा, कोलंबो में इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की वाइस चेयरपर्सन है माशाल्लाह, और पाकिस्तान में एनईडी यूनिवर्सिटी में पंजवानी हसार वाटर इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के शरीक बानी हैं, मुशीर हैं, हसार फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जिनसे हम ये समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। फ्लड्स के बाद हम कहाँ खड़े हुए हैं, वो चाहे फिर डैम्स की सूरत हाल हो, वो चाहे हमारे इंडस रिवर सिस्टम की बात हो, या थोड़े से मसाइल इस तरीके से भी कि कहाँ पर हम गलती करें। बिकॉज हम देखते हैं जनरली नॉर्दर्न साइड पे इश्यूज कम होते हैं, पानी का मसला नहीं होता ना, पानी आ रहा होता है, पहाड़ों से आ रहा होता है, आबशार होती है, चश्मे होते हैं, झरने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सदर्न पार्ट की तरफ जाते हैं, बलूचिस्तान और सिंध की बात करते हैं, वहाँ पर मसाइल बढ़ जाते हैं। किसान भी परेशान है, एक डोमेस्टिक यूजर भी परेशान होता है। आज हम इस पर डिटेल से बात और शेब हमें 2 तरह की मैनेजमेंट करनी पड़ रही है ना। एक तो ये कि कुछ जगहों पे पहले पानी नहीं था, हम कहत साली का शिकार होने वाले थे, और जब बारिशें हुई तो इतनी ज़्यादा हुई कि सैलाब आने शुरू हो गए। तो हमें 2 तरह से मैनेज करना है, पीने का पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो कि तेज़ी से कम हो रही थी, वाटर रिचार्ज की तरफ हम कैसे जाएंगे, किन किन इलाकों में वाटर रिचार्ज की ज़रूरत है, और उसके बाद जहाँ पे पानी स्टोर करना है, मैनेज करना है ताकि हम सैलाब से बचें। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हमें मैनेज करनी है। यूज़ कितना करना है ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो, और जो पानी आसमान से आ रहा है, जो बारिशें हो रही हैं, उसके बाद वो पानी कहाँ जाएगा, उसकी मैनेजमेंट भी एक बड़ा मसला है। तो क्योंकि वाटर वीक मनाया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए सीमी कमाल साहिबा आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं, जिनका इंट्रोडक्शन आप पहले ही दे चुके हैं। वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी रेलिवेंट पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू हैव यू जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बात करने इसकी ज़रा कोशिश हम ये करना चाह रहे हैं कि पानी का कितना बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में, थोड़ा सा अगर ओवरव्यू आप दे पाएँ, पोस्ट फ्लड सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, ये तो आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे जो मुल्क के कुछ इलाकों में पानी नीचे नहीं जा रहा है या बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इस दफ़ा जो सैलाब आए थे वो सिर्फ दरियाओं में नहीं आए थे, वो समंदर के ज़रिए, जिसे हम प्लूवियल फ्लड्स कहते हैं, वो भी आए थे। उसके अलावा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जब जहाँ बहुत गर्मी होती है और वहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, फिर उसकी कूलिंग होती है और वो बहुत तेज़ी से पानी गिरता है, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं, वो भी हुआ। और फिर साइक्लोन्स भी थे। तो ये चारों सोर्स हमारे पास एकदम से पानी आया। और जहाँ पे दुनिया में जितनी सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो जाहिर है ये सबब होता रहेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो ये जिस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया है, वो ये समझना ज़रूरी है कि पानी, तवानाई और रिस्क और जो कुदरती
खित्ते हैं उन सबको यकजा करके एक महवर पे लाना है और हमें इस तरह से इन मसाइल को देखना है। क्योंकि अगर मौसमियाती तब्दीली के पैराए में देखा जाए तो पाकिस्तान में इन तब्दीलियों से नंबर आजमा अगर हो सके और पायदारी की तरफ रवा दवा हो, ये हमें देखना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी सिलसिले में है कि जो पाकिस्तान के पानी के चैलेंजेस हैं उनको सामने रखे, उनका हल तलाश किया जाए। और हल अब आसान नहीं है, यानी ये कह देना कि एक डैम बना दें तो मसला हल हो जाएगा, या आप एक पॉलिसी बना दें तो उससे सब कुछ हल हो जाएगा। ये सब चीज़ों को हमें एक साथ देखना है। जैसे मैंने जिक्र किया था, पानी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें क्या मसले हैं, इसकी पोल्यूशन का क्या हाल है, पानी कितना आएगा, दुरुस्त ये भी देखें। फिर उसका एक रिलेशनशिप बनता है तवानाई के साथ, फिर जो हम अनाज के साथ, और उसके बाद जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजिकल रीजंस। अगर एक जैसे एक दरियाई सिंध के साथ कच्चे का इलाका है, ठीक है, जिसमें हर साल आम जो रेगुलर फ्लड्स हैं वो आते हैं, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी तो वो एक मसला खड़ा हो जाएगा। तो जो दरिया है उसके फ्लो को भी हमें ठीक करना है, जो हमारे कोस्ट लाइन्स हैं जी, उन सारे कामों को हम कहते हैं कि जो कुदरती खित्ते हैं या जो कुदरती निज़ाम है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके करीब तर रहें, उसको महफूज रखें हम उसी हालत में, बिल्कुल जिस हद तक कोशिश हो सके। अच्छा सीमी साहिबा, क्योंकि मुख्तलिफ मालिक के साथ कभी कभी कंपैरिजन की भी बात करते हैं कि किसी दूसरे मुल्क से हम क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए मुमकिन है कि हम अडॉप्ट कर सकें। जैसे आप कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट के लिए भी काम कर रही हैं, तो कोलंबो के हालात को देखते हुए हमारे डायनामिक्स कितने मुख्तलिफ हैं उनसे, हम क्या ऐसा कुछ है सिस्टम में जिसको हम अडॉप्ट कर सकें? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इसके हेडक्वार्टर्स कोलंबो में है, लेकिन ये कई मुल्कों में काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी इनका बहुत बड़ा ऑफिस है, और इमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर चुका है पिछली 3 दहाइयों में, और उनका नाम अब दोबारा इसलिए आ रहा है कि अब काम समझ लीजिए कि दोबारा बड़ी ताकत के साथ शुरू हुआ है, तो इसलिए अब आप इनका नाम दोबारा यहाँ पाकिस्तान में सुन रहे हैं। तो बात यह है कि हम दुनिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। हम हमेशा ये समझते हैं कि हमें दूसरों से सीखना है, पाकिस्तान को भी हमसे सीखना है। जो इंडस का जो पूरा इरिगेशन सिस्टम है और जिस तरह से हम चलाते हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया ने भी सीखा, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा, फिर हम उनका मरी डार्लिंग प्लेन है, हम एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। श्रीलंका में भी उन्होंने वहाँ पे कुछ बहुत वाटर मैनेजमेंट के सिलसिले में, उनका महावेली गंगा उनका दरिया है, वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, उनसे हम सीख सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट का मामला है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से क्या सीखा? ऐसा है कि जिस तरह से इंडस बेसन हमारा है और जो दरियाई सिंध है उसको सारे प्रोविंसेस शेयर करते हैं, ओके, उसके जो वसाइल हैं उसको सब उसको मिलजुल के उसको मैनेज करते हैं। इसी तरह से वहाँ पे मरी डार्लिंग बेसिन है और उनके भी कई स्टेट्स हैं जो आपस में उसको शेयर करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट था, उधर भी कॉन्फ्लिक्ट था। तो फिर ये कि उन्होंने उसको किस तरह से हल किया, जिस तरह से हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो ज़मीन दोस्त पानी है, और वो पानी जो सतह के ऊपर बहता है, जो ज़मीन पे बहता है और ज़मीन के अंदर बहता है, उसका आपस में कुछ राब्ता होता है। उससे जो उन्होंने वहाँ पे इस मसले को कैसे हल किया, उन्होंने किससे कहा कि तुम ग्राउंड वाटर ले सकते हो, उन्होंने वहाँ लाइसेंसिंग की, फिर उन्होंने आपस में उनके जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वो उन्होंने किस तरह से पानी को शेयर किया। तो वो हमारा भी एक इरसा इदारा है जिसके ज़रिए जो सरफेस वाटर है वो शेयर होता है, लेकिन अभी ग्राउंड वाटर शेयरिंग का हमारे यहाँ इतना काम आगे नहीं बढ़ा है। बहरहाल तो हम एक दूसरे से बहुत सारे पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं और जो पानी के सेक्टर में काम करते हैं वो वहाँ चले जाते हैं, कुछ वहाँ से आ जाते हैं, वो हमें सिखाते हैं। तो एक दूसरे से सीख कर ही दुनिया आगे बढ़ेगी। नो डाउट, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो बहुत सारे डोमेन्स में हम देखते हैं हमारे पास दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। दूसरे ममालिक से, इवन दिफा के शोबे में भी दूसरे ममालिक से लोग आते हैं तरबियत हासिल करने के लिए। पाकिस्तान से बात की कि पाकिस्तान से दुनिया बहुत कुछ सीख रही है। अच्छा सीमी साहिबा, पाकिस्तान में जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि 2 तरह के रिसोर्सेज को हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। एक तो वो पानी है जो ज़ेरे ज़मीन है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, हम कहते हैं उसको ज़ाया नहीं करना, लेकिन जो पानी आसमान से आता है उसको महफूज कैसे बनाएं, उसको यूटिलाइज कैसे करें, ना कि वो तबाही का बायस बने। इन 2 चीज़ों में बैलेंस करना कितना ज़रूरी है और हम कैसे कर सकते हैं? यही अब हमारा आगे का काम है कि पानी जो है वो हमारी बहुत मदद भी करता है और हमारी मुश्किलात भी पैदा करता है। लेकिन देखिए दुनिया में यही होता चला है, ऐसा तो नहीं है ना कि कभी भी तूफान ना आया हो,
या कभी भी सैलाब हैं, ना आया बिल्कुल हो। आते ये सब होता रहता है और दुनिया में हर चीज़ होती है वो साइकिल के तौर पे चलती है। दुनिया खुद घूमती है और दुनिया में हर चीज़ साइकिल के तौर पे चलती है। तो एक जो वाटर साइकिल है जो पानी का, हमें उसको महफूज बनाना है, ठीक है, और पानी की जो क्वालिटी है उसको बेहतर रखना है। तो अगर सैलाब आ रहा है और हमें पता है कि सैलाब आएंगे तो हमें पहले से तैयारी तैयार करनी होना है। चाहिए। इस ये बड़ा अहम पॉइंट है, थोड़े कथा कलामी की माजत, सैलाब से कैसे अपने आप को महफूज रखना है, तैयारी क्या करें, इस पर डिटेल से बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक हम ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस डिस्कशन को हम रिज्यूम करेंगे। न्यूज़ ब्रेक है, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से टूटा था। सीमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सीमी साहिबा, बात हो रही थी तैयारियों से मुतालिक कि सैलाब तो आते रहते हैं, ये दस्तूर दुनिया है, तमाम ममालिक में ऐसे होता है, सैलाब भी आते हैं, मौसम भी बदलते हैं, सब कुछ होता है। हम तैयारी कैसे करें और क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचने का मकाम है कि जब 2010-11 में सैलाब पाकिस्तान में बड़ा सैलाब आया था, उसके बाद अब 11-12 साल गुजर गए, हमने तैयारी क्यों नहीं की? देखिए, तैयारी जो की जाती है वो बिल्कुल सबसे जो छोटी सतह है वहाँ से होती है। मसलन आप देख लें कि एक गांव है, अब गांव वालों को पता होना चाहिए कि अगर तूफ़ान आए या सैलाब आए तो हमें उठ के कहाँ जाना है जहाँ पे हम हिफाजत से रह सकें, ठीक है। कोई जगह होनी चाहिए मख्तस करीब जहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके फ़ौरन चले जाएं, थोड़ी ऊंची जगह हो या थोड़ी सेफ़ हो, ये सब जगह होता है। तो हमने ये तैयारी क्यों नहीं की है? मेरा अपना ये ख्याल है कि क्योंकि हमारे पास मकामी लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, मकामी गवर्नमेंट नहीं है और अरसे से नहीं है, या अगर है भी तो फंक्शनल नहीं है। तो वो मकामी गवर्नमेंट जब तक नहीं होगी और वहाँ के लोकल वॉलंटियर उसमें काम नहीं करें, जैसे सिविल डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें लोगों को थोड़ा ट्रेन कर दिया गया था कि जब इमरजेंसी के हालात हो तो उसमें क्या करना है। बिल्कुल सही बात। तो ये हमें अपना एक फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बनाना है, वही इसको कर सकता है। तो ये ग्रास रूट से इसको हमें आगे लेके चलना है। हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा मकाम होता है जो थोड़ा सा भी ऊंचा हो, तो वहाँ पे तैयारी की जा सकती है। तो और फिर इसी तरह से आप जब ऊपर जाएं तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएं, पहले तालुका पे आ जाएं, तहसील लेवल पे आ जाएं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएं, डिवीजन लेवल पे आ जाएं, फिर सूबाई तौर पे किया जाए और फिर नेशनल तौर पे प्रिपरेशन उनको एम्पावर भी किया जाए, उनको ट्रेन भी किया जाए ताकि वो तैयार रहें। देखिए, हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं ना इदारे, बिल्कुल। तो इस दफ़ा क्या हुआ, फ़ौरन तो वो सामने नहीं आए, बाद में वो आदाद शुमार के साथ सामने आ गए। लेकिन हमें आदाद शुमार नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, एक्शन ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इदारे बनाए जाएं और वो जिस सतह पे काम करें वो अपनी सतह पे पूरी तौर पर अमल दरामद करने के लायक हो और सिस्टम इंटीग्रेटेड हो। ये भी बड़ा अहम है ना, ये ना हो कि एक सूबा या एक डिस्ट्रिक्ट, एक तहसील अपने लेवल पे एक पॉलिसी बनाए, बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, और ये हो सकता है। हम पाकिस्तानियों में बहुत अकल है, पूरी दुनिया में जाके खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो अपने मुल्क के लिए भी कर सकते हैं और करना चाहिए, तो फर्ज है। देखिए, पानी और अनाज और मौसमियाती तब्दीली की जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमें सियासत से ऊपर जाना होना पड़ेगा। उसमें सियासत से बालातर होकर ही हम इसके मसाइल हल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और जो इससे पहले आगाज में अपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसमें बड़ा अच्छा मुझे सुनकर लगा कि उसमें फूड की बात हो रही है, खुराक की बात नहीं, अनाज की बात की। इस दफ़ा सैलाब ने जिस तरह से हमारी फसलें, हमारे बागात को तबाह किया, जिसके नतीजे में फ़ौरन से नज़र भी आ रहे हैं, चीज़ें महंगी हुई हैं, हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, किसान को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए? और कुछ ये भी बात हो रही है कि वो इलाके जो पहले बंजर थे, जो पहले जरखेज़ नहीं थे, वहाँ पर भी सैलाब का जब पानी आया, जब पानी उतरेगा तो वो ज़मीन ऐसी कि हम फ़ौरन से फसल उगा पाएंगे। देखिए, सैलाब जब भी आते रहते हैं, पूरी हिस्ट्री में आते रहे हैं, तो उनका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। इस सैलाब का फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल। देखिए, फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारे ज़मीन दोस्त सारे ज़खायर एक्विफर हैं वो भर गए हैं। बलूचिस्तान में कारेज चल गए हैं, जो कुएं थे वो भर गए हैं, जो तालाब थे वो भर गए हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारा जो ये खित्ता है, यहाँ पे तालाब हमेशा से बना करते थे। सही। और तालाब जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हैं, भाई आप उसको खोद के बना सकते हैं। तो अगर हम मिलियन 2 मिलियन तालाब बना लेते तो इस दफ़ा बारिशों के बाद और सैलाब के बाद वो सारे भर जाते। उसके बाद अगर 2-3 साल या 6-5 साल भी बारिश नहीं होती तो वो पानी लोग इस्तेमाल करते रहते, क्योंकि एक तालाब या जोहड़ जब बनता है तो वहाँ के जो मकामी रहने वाले हैं उनके लिए पानी पीने के लिए भी हो जाता है, उनके जानवरों के लिए
पानी हो जाता है, उनके घर के फसलों के इस्तेमाल लिए के लिए हो हो जाता जाता है। वो अनाज उगा सकते हैं, वो अपनी फसलें उगा सकते हैं, वो अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, वो अपने लिए सब्जियां अपने इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं, Positive बहुत कुछ हो aspect भी सकता है। है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम पानी के ज़खायर की बात करें तो वो सिर्फ एक बहुत बड़ा डैम ही हो। हाँ, जो पानी के ज़ख़ीरे हैं वो हर सतह पे होते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास हर तरह का एक्सपीरियंस मौजूद है, तो हमें ये देखना है कि कौन किस इलाके में कौन सा हल सबसे बेहतर है और उसकी तरफ जाना चाहिए। हर जगह एक सा हल या एक ही तरह का निज़ाम या एक ही किस्म का जोहड़ या तालाब या एक ही किस्म की कनाल नहीं चलते। तो हमें ये देखना है कि उस इलाके का जोग्राफिया क्या है, वहाँ की इकोलॉजी क्या है, वहाँ पे पानी का क्या निज़ाम है, वहाँ पे लोग पानी को कैसे इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके मुताबिक हमें सही फ़ैसले करना चाहिए। तो ये फ़ैसले मकामी सतह पे उस वक्त ही होंगे जब वहाँ पे मकामी लोग भी तैयार हों, जिसमें हम कहते हैं गैर सरकारी तंजीमें जो कि मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, और वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद हो। यानी हमें अवेयरनेस के लिए भी काम करना है और अर्ली अरेंजमेंट्स भी करने हैं, दोनों काम हमें साथ साथ अर्ली वार्निंग भी होगा। अगर वहाँ पे सैलाब या तूफान आए तो वहाँ पे लोगों को कहाँ पे जाना है वो, और अपने जानवरों को लेके, ठीक है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी वहाँ क्या एहतमाम होना है। उसके बाद जब पानी उतरने लगेगा तो फिर क्या होना है, उससे फ़ायदा किस तरह से उठाना है। और सीमी साहिबा, ब्रेक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे, कहा जाता था कि 2025 में पानी के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, हम पानी से महरूम हो जाएंगे। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये मिसकंसेप्शन है। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। देखिए, पानी जो अपनी जगह है, वो पानी के जो भी दायरे दुनिया में चल रहे हैं उसमें हर वक्त रहता है, समंदर में रहता है, दरियाओं में रहता है, वो हिलता जुलता रहता है और दायरे के तौर पे वो एक जगह से दूसरी जगह वो पानी जाता रहता है। वो अपनी जगह रहेगा। हो सकता है उसमें आलूदगी पैदा हो जाए, या हो सकता है कि हमारे बर्फानी तूदे जो पिघल रहे हैं उसकी वजह से समंदर में ज़्यादा पानी चला जाए, तो मीठा पानी थोड़ा कम हो जाए। और जब समंदर की सतह बढ़ेगी तो जो समंदर के साथ साथ शहर हैं, जो आबादियाँ हैं, फिर वो ज़ेरे आब आ जाएंगी। ये सब होता रहेगा। लेकिन ये कहना कि दुनिया में पानी ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, आलूदा ज़रूर हो सकता है और आलूदा पानी हो रहा है। मेरे शहर कराची में अब कोई आपको साफ़ पानी मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता। जो पाइपों में पानी आ रहा है वो भी आलूदा है। तो आलूदगी को हम किस तरह से कम करें, ये हमारा एक मकसद होना चाहिए। हमें ये करना ज़रूरी है। लेकिन आप फिक्र ना करें, पानी 2025 में ख़त्म नहीं होगा। एंड आई मस्ट से आप उर्दू आपकी बहुत ही बाकमाल है, माशाल्लाह से, यू आर वेरी गुड इन उर्दू। माशाल्लाह। और ये बड़ा अच्छा हमारी कौमी ज़बान है, हम सबको उर्दू में बोलना सीखना चाहिए। बेशक बेशक। और बड़ी अच्छी बात की जी, 2025 तक जो बातें की जा रही थी कि जी खुश्क साली हो जाएगी, पानी खत्म, ऐसी कोई बात नहीं है, पानी रहेगा। हाँ, हमें सिर्फ उसे मैनेज करना है, आलूदगी से बचाना है। कराची का जिक्र उन्होंने किया, ज़ाहिर है वहाँ तो हम ये भी देखते हैं कि निगलेरिया वाला मसला भी है, और ज़ाहिर है पानी वहाँ पे आलूदा है, बिल्कुल है, जो टैप वाटर आ रहा है, इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा रिलायंस जो है वो बॉटल वाटर पर की जाती है। जो ग्राउंड वाटर, जब इसकी हम बात करते हैं तो कुछ सर्वेस भी हुए, और ज़रा पूरे पाकिस्तान से मुतालिक तो ना, बट कुछ इलाकों से मुतालिक ज़रूर है कि कहाँ कहाँ पॉकेट्स हैं, कहाँ कहाँ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ हम कुआं तो नहीं, क्या कहना चाहिए उसको, कि ड्वेलिंग कर सकते हैं और वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे मुल्क में अगर हो, ऐसे सर्विस हो, लार्ज स्केल पर हो, ताकि हमें मालूम हो सके कहाँ पर कितना पानी और कहाँ पर हमें खुदाई करनी, कहाँ पर नहीं करनी। देखिए, हमें अच्छी तरह से मालूम है पानी कहाँ पर है। ओके, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। और उसके अलावा हमारे पास पंजाब में 50 मिलियन एकड़ फुट पानी एक्विफर्स में मौजूद है, और वो मीठा पानी है। इस वक्त ज़राअत में बहुत हद तक वो पानी भी इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास आबपाशी का निज़ाम भी है, हमारे पास ज़मींदोज़ पानी भी है, हमारे पास झरने भी हैं, हमारे पास बारिश भी है। कुछ इलाके हैं जो कि बहुत सूखे हुए हैं, मसलन थर का इलाका है, थल का इलाका है, चोलिस्तान है, और कुछ और इलाके हैं। तो समझने की ये ज़रूरत है कि जब हमने आबपाशी का निज़ाम बनाया तो जाहिर है उससे कुछ पानी कनाल्स में से नीचे भी जाता है। बिल्कुल। जब वो नीचे जाता है तो वो नीचे ज़ख़ीरा होने लगता है। कुछ वहाँ पे पहले से पानी मौजूद होता है, तो वो पानी जो है वो जमा हो जाता है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंध में जो है वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़मीन दोस्त पानी है वो खारा पानी है। उसके ऊपर जब कनाल में से पानी जाता है तो उसके ऊपर मीठे पानी की एक लेंस बन जाती है, वो पानी हम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हमने अपने डेल्टा को, इंडस के डेल्टा को बिल्कुल तबाह कर दिया है, क्योंकि हम हर साल वहाँ पे
पानी समंदर तक नहीं जाने देते, हम सब आबपाशी के लिए निकाल लेते हैं। लिहाजा वहाँ से, जिसे हम सी वाटर इंट्रूजन कहते हैं, तो समंदर को अंदर आने की जगह मिल गई है। तो वहाँ पे अगर आप कोई 200 मील के अंदर कोई कुआं खोदेंगे तो ज़्यादातर उसमें से खारा पानी निकलेगा। ये सारी चीज़ें जो है इनको हम मैनेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में है वो है निकासी आब का, ड्रेनेज जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। वो निकासी आब इसलिए मसला है कि जब हमने अपना आबपाशी का निज़ाम बनाया था तो उस वक्त एक निकासी आब का भी सादी अंग्रेज़ों ने जब बनाया था, उस वक्त बनना था, वो नहीं बन पाया। उसके बाद जब वहाँ पे सेम और थोर का मसला शुरू हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है हम पेस्टिसाइड डालते हैं, हम दवाएं डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो पानी आलूदा हो जाता है। तो उसको फिर कैसे दोबारा साफ़ किया जाए? पीने से पहले या किसी और इस्तेमाल से पहले वो जहरीले पानी में तो आप अनाज भी नहीं उगा सकते। बिल्कुल। तो और फिर ये है कि कुछ जो आलूदा पानी है उसको फिर समंदर तक पहुंचाना हो जाता है। तो हमने LBOD और RBOD बनाया, लेफ़्ट एंड राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन। उसमें से एक ड्रेन ने अभी सैलाब के दौरान कुछ काम किया, दूसरे ने ज़्यादा काम नहीं किया। तो अब ये है कि जब भी आप कोई बड़ा निज़ाम बनाते हैं, जितना बड़ा निज़ाम होगा उतने बड़े मसाइल होंगे और फिर उतने ही बड़े उनके हल तलाश करने होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर सतह के ऊपर हमें काम करना है, छोटे से लेके बड़े तक, और ज़्यादा अब हमें काम करना है कम्युनिटी लेवल पे या छोटी सतह पे। मेरा जो इदारा है इमी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया और जिनकी आजकल कॉन्फ्रेंस चल रही है, आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है, उसका मकसद ये है कि जो मालूमात और जो इल्म हमें चाहिए पानी के मुतालिक वो मुहैया किया जाए, जो तहकीक हमें चाहिए वो तहकीक की जाए, और उसके जो नताइज हैं वो हुकूमत के सामने और यहाँ के जो दूसरे इदारे उनके सामने रखा जाए, ताकि उनको उसको देख के हम सही हल तलाश कर सकें और हम उसकी तरफ फिर गामजन हों। इमी ने आज से 20-25 साल पहले बहुत सारे इस तरह के कुछ अच्छे नताइज निकाले थे, और फिर तहकीक के ज़रिए जो बातें सामने आई थी उनको फिर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए दिखाया भी था कि किस तरह से वो काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग इस वक्त, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो आजकल ऐसे ओहदों पर मौजूद हैं जो पानी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम सब ने इमी के जो कुछ नए साल थे, जब वो नए पाकिस्तान में आए थे और जो उनकी पहली दिहाई थी, उससे बहुत कुछ हम सब ने सीखा है। तो मैं यही कह सकती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से और यहाँ की दूसरे इदारों से कि इमी की जो तहकीक है और जो ये पैदा कर रहे हैं उससे फ़ायदा उठाएं। एंड जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके भी अच्छे नताइज हमारे सामने आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है इसमें। जी, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है, चूंकि बिल्कुल है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और PCRWR दैट शोज द सीरियसनेस शामिल है। यस, अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं ना मौसमी तब्दीली के, तो उसमें एक अहम मसला नज़र आता है कि जी हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, हम अपने जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, सब्ज़ा कम होता चला जा रहा है, दरख्त काटते चले जा रहे हैं और उगा नहीं रहे। आपने बड़ा अच्छा बताया कि आपने तो अपने घर के साथ प्लॉट था, आपने उसको पूरे से सब्जियों से भर दिया। ये कितना हमें एज एन इंडिविजुअल, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि हमारे आसपास टेरेस हो, लॉन हो, छत हो, किचन के पास कोई स्पेस हो, हम ग्रीनरी की तरफ कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, मैं तो उसकी बड़ी चैंपियन हूँ। ठीक है, मैंने खुद करके दिखाया, आज नहीं पिछले 20 साल से। हम घर में पानी भी बचा सकते हैं, उसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। और मैं कहती हूँ कि हर जगह आप सब्जियाँ उगाएं, खाने पीने की चीज़ें उगाएं, फूल और घास की तरफ से हट जाएं, क्योंकि दुनिया में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। अभी ये देखिए ना, सैलाब की वजह से और हमें घास नहीं खानी, हमने सब्जी खानी। हाँ, घास नहीं खानी, घास ना खाएं खुदारा, ठीक है, सब्जी खाएं, फल उगाएं, सब्जियां उगाएं। और देखिए इसका एक इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है ना कि आपको चीज़ें घर पे मिल रही हैं, एक फैमिली की ज़रूरत आराम से पूरी हो जाती है अगर आपके पास छोटा सा किचन गार्डन है। तो अभी देखिए, जब हम सैलाब की बात कर रहे थे तो अभी तो अगले महीनों में बहुत मसले होंगे, शायद 1 आध साल भी मसले हों, लेकिन अब ज़मीन जरखेज़ हो गई है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब हमें, मेरा ख्याल है अगले 6-7 महीनों के बाद जब हम ये रिकवरी और रिहैब की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से निकल जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद हमारी फसलें बहुत अच्छी इंशाल्लाह। और इसमें मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशली हिदायत जारी की सैलाब मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक कि वहाँ पर जो इलाका है, जिस तरह की फसल वहाँ पर काश्त हो सकती है, पहले से प्रोवाइड किया जाए, तैयार रखा जाए, ताकि जो ही पानी वहाँ से होता है तो वहाँ पर जो किसान हैं, जो लोग वहाँ पर आबाद हैं, बसते थे पहले, वो अब दोबारा
दोबारा से फसलें उगा सकें, फिर बागात की तरफ हम जाएं, दोबारा से हम ज़िंदगी की रौनकें जो हैं वो बहाल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थी। बहुत अहम मौजू, बहुत अच्छे वक्त में आप आई हुई हैं इस्लामाबाद, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा वक्त आपका लें और यहाँ पर डिस्कशन करें, चूँकि हम सब की एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीम, एज एन इंस्टीट्यूशन ये जिम्मेदारी है कि हम वाटर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ें। और ये सबसे जो अहम इसमें पॉइंट था, मैं फिर ऐड करूँगा कि इन्होंने इसको फूड को इंक्लूड किया कि ये जब बात हम पानी के मसाइल की कर रहे हैं तो हम ज़रूर इसमें बात करेंगे कि कैसे हमारी खुराक का मसला हो रहा है, कैसे उसको हमने हल करना है। और ये कितनी अहम और कितनी प्यारी बात है कि आप कहते हैं जी डैम चाहिए, बड़ा बड़ा डैम, उसकी बात करते हैं। छोटे जोहड़, पौंड, तालाब, ऐसे एरियाज जहाँ जहाँ जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उनको चाहिए जगह मख्तस करें कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। बिल्कुल शुएब, आपने बहुत अच्छा कंक्लूड कर दिया, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं आपने उनको सम अप कर दिया। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और वापस आने के बाद हमारे साथ हमारी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी मेहमान मौजूद होंगी जिन्होंने बहुत से खूबसूरत काम किए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात हम करते हैं कल होने वाले सोलर एक्लिप्स की, जिससे मुतालिक हमने कुछ बात तो कल की थी कि 1 बजे के करीब आगाज़ और 6 बजे ख़त्म और 4 बजे उसका पीक। और इस दौरान याद है आपको कल एक बात की थी हमने कि जब भी सोलर एक्लिप्स होता है ना तो हम ये ज़रूर देखते हैं कुछ बड़ी बूढ़ियों को, कुछ बड़े बुजुर्गों को ये बात कहते हुए कि किसी हामला खातून को कि आपने आज घर से बाहर नहीं निकलना, आज आपने घर में रहना है, कि ये मिथ्स बन चुकी हैं कि जी खुदा ना खास्ता जो आने वाली जान है, जो नन्हा मेहमान है, उसको डिफॉर्मिटी हो सकती है उसको। ये इतने सालों से चला आ रहा है, जिस पे इतनी दफ़ा बात भी होगी, इसमें हम मजहबी स्कॉलर से भी बात करते आए हैं, साइंटिफिक कोई रीज़न इसकी नहीं है, कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी लोग ये समझते आए हैं और हमला ख़वातीन से कहते हैं कि आप घर के अंदर रहें, आपने आज घर से बाहर नहीं निकलना। ऐसे में कल के जो मनाज़िर आपको हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं, कराची के साहिल के ये मनाज़िर हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं लोगों को कि वो अपने बच्चों को, जिसके साथ कोई ना कोई अगर मसला है, कोई अगर डिसेबिलिटी है, कोई डिफरेंटली एबल कोई बच्चा है, तो उसको ले जाकर मिट्टी में दबाते हैं, यानी चेहरा बाहर है और मिट्टी में दबा के रखा हुआ है। क्या मिथ है जी कि अगर सोलर एक्लिप्स के दिन मिट्टी में दबाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा? कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसकी, कोई इसमें कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं। अगर आप दीन को पढ़ें ऐसा कुछ है नहीं है, ये जहालत है। लेकिन बस वही बात है कि हम चूंकि इसी तरह से सुनते आए, इसी तरह से देखते आए, हम वो कर रहे हैं, इससे उस बच्चे की जान को हम और खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल। और शुएब, मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बच्चों का कौन सा मसला दूर करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप जीते जागते इंसान का सर बाहर निकाल के उसको मिट्टी के अंदर दबा दें, उसकी बीमारी किधर जाएगी, मतलब उड़ जाएगी, क्या होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ना इसकी साइंटिफिक रीजन है, ना ही इसका हमें कोई रेफरेंस किसी और हवाले से मिलता है, ना हमारी वैल्यूज में, ना में, ना हमारे रिलीजन में, कहीं भी। ये इसी तरह की बात है जैसे कहा जाता है 13 नंबर मनहूस है, जैसे कहा जाता है काली बिल्ली रास्ता काट जाए
है तो आपको नहीं जाना चाहिए, वो आपकी पता नहीं बैड लक होती है क्या होता है। तो ये भी उसी तरह की एक मिथ है जिसको हमें दूध उबल जाए तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ चूल्हा गंदा होगा, थोड़ा सा फर्श पे दूध गिरेगा, सफाई हो जाएगी, that's it। और क्या होगा, और डांट पड़ेगी अम्मी से, और क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक सरप्राइज रखा था ब्रेक पे जाने से पहले, एक बच्ची का हमने जिक्र किया था। सरप्राइज को खत्म किए जाते हैं जनाब। 13 साल की प्यारी सी एमन फातिमा आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। इनकी खास बातें बहुत सारी हैं, उनके साथ उनकी जो केयर टेकर हैं सायरा हारिस वो भी मौजूद होंगी, उनसे भी बात करवाएंगे। एमन फातिमा ऑर्फनेज में रहती हैं और उनकी उम्र इस वक्त 13 साल है। वो छोटी सी थी जब वहाँ पे गई थी। मेरा अपना घर एक ऐसी जगह जो कि पेनी अपील का एक छोटा सा इनिशिएटिव था जहाँ पर एमन का ब्रॉटअप हुआ। अब इस छोटी सी बच्ची में इतनी सलाहियतें हैं, इतना फन छुपा हुआ है कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, आप कहते हैं ये तो या तो आर्टिस्ट होगा या सिंगर होगा, बट शी इज़ माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड। ये छोटी सी मुसव्वरा भी हैं, इनको मौसीकी से भी लगाव है। इतनी छोटी सी एज में इनको सिलाई कढ़ाई भी आती है, साइकिलिंग आती है, क्रिकेट, जंपिंग, पता नहीं क्या कुछ करती है। ये सब कुछ सीखा कैसे, इस पर ज़रूर बात करेंगे कि कितना अच्छा माहौल दिया मेरे अपने घर ने, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम एमन। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों कैसे हैं? ज़बरदस्त। एमन, सबसे पहले आप बताइएगा कितने साल की थी जब मेरा अपना घर में आई? मैं तकरीबन 8 साल की थी जब मैं मेरा अपना घर में गई थी। ओके, 8 साल से लेके 13 साल तक 5 साल क्या सफ़र रहा? बहुत अच्छा। ओके। यहाँ पे तो अच्छी मतलब कि बहुत अच्छी सलाहियतें भी दी जाती हैं। यहाँ पे रूटीन पढ़ाई क्या भी है। सुबह से लेकर रात तक की मेरा अपना घर में आपकी क्या रूटीन होती है? सुबह तो हम उठते हैं पहले नमाज के लिए, माशाल्लाह। फिर उसके बाद हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं क्योंकि हमने 8 बजे स्कूल जाना होता है। सही। फिर उसके बाद हम जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर हम नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर हमारा होता है कुरान की क्लास, माशाल्लाह। और फिर कुरान की क्लास से फारिग होकर फिर उसके बाद ट्यूशन के लिए, फिर ट्यूशन से फारिग होकर फिर हमारे पास। एमन, इतनी टफ रूटीन में कैसे टाइम निकलता है? साइकिलिंग, जंपिंग, सिंगिंग और मुसव्वरी भी, मतलब इतना कुछ एक साथ कैसे करती हैं? वीकेंड भी होता है, लेकिन कब वीक के दौरान कंप्यूटर क्लास भी होता है, और इसके बाद वीकेंड पे स्किल सेंटर के लिए भी हम जाते हैं। और वहाँ क्या सीखते हैं? वहाँ पे हम सुबह 10 से लेके 2 बजे तक हमारी वो क्लास चलती रहती है, और वहाँ पे हम सिलाई कढ़ाई, कपड़े, मतलब के एम्ब्रॉयडरी वगैरह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी देखें ना कि दीनी दुनियावी तालीम दोनों का कितना बैलेंस लेकर चल रहे हैं और हुनर से आरास्ता करते चला जा रहा है मेरा अपना घर। सायरा जी, आप प्लीज़ बताइएगा, थोड़ी सी रूटीन इन्होंने बताई है, कितने बच्चे कितनी बच्चियाँ मेरा अपना घर सुहा हैं और किस तरह से आप लोग इनको लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें बुलाया यहाँ पे। पेनी अपील 2011 में सुहावा से इसका आगाज़ हुआ। हबीब नवाज़ लोकल थे जिन्होंने 5 बच्चियों से इसका आगाज़ किया, और फिर जो है उनके साथ ये कारवां आगे बढ़ता गया, और जैसे उन जैसे दर्द दिल रखने वाले लोग मिलते चले गए। अब माशाल्लाह से पेनी अपील मेरा अपना घर की ब्रांचेस PWD में हैं, चक सवारी आज़ाद कश्मीर में हैं। अभी टोटल कितनी बची है मेरा अपना घर में, सुहावा वाले में स्पेशली? सुहावा वाले में हमारे पास से कुछ जो है वो अपनी एज पूरी करके और सब कुछ सीख के घरों को भी जा चुके हैं, तो एटलीस्ट 90-20 हमारे पास बच्चियां हैं। चक सवारी में 30 हैं, यानी 200 से ज़ायद बच्चे मेरा अपना घर के सारे होम्स अच्छा, वो में। क्या एज ब्रैकेट होती है जिसमें आप लोग बच्चों को लेते हैं और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस अपने घर चली जाती हैं? 4 ईयर्स से ऑनवर्ड, 4 ईयर्स से ऑनवर्ड लेके 10 ईयर्स के अंदर हम एडमिशन क्राइटेरिया है हमारा। फॉर गर्ल्स? नॉट, मैं बता रही हूँ, उसमें हमारे पास बॉयज़ भी होते हैं और हमारा हिफ्स का सेक्शन भी है। जो बॉयज़ हिफ्स करना चाहते हैं उनको भी बाकायदा हिफ्स विद फॉर्मल एजुकेशन हम देते हैं। रिलीजियस एजुकेशन, हिफ्स एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन, स्कूलिंग भी, और होम ट्यूशन का सिस्टम है हमारे पास। कंप्यूटर लैब का सिस्टम है हमारे ऑर्फन एज के अंदर ही।
हम उसको केयर सेंटर कहते हैं, ऑर्फनेज नहीं बहुत कहते। प्यारा नाम जी, केयर ठीक है, सेंटर। केयर सेंटर। और यूनिट वाइज हमने रखे हुए हैं बॉयज़ गर्ल्स को, और उनको पूरे घर का, लाइक ये ट्रेडिशनल एक ऑर्फनेज वाला सिस्टम नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स लाइक अ होम, मेरा अपना घर। तो मेरे अपने घर में जो है आपकी एक मदर भी है जो I was डिप्लॉय है about to उधर। ask, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि एमन से हम इस पे पूछें। एमन जी। ये जो जरा घर की बात है कि मुझे महसूस हो कि मेरे आसपास मेरे फैमिली में बहन भाई हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, वो माहौल कैसे मिलता है आपको? कौन कौन से नए रिश्ते बनाए यहाँ पर आकर? मैंने यहाँ पे आके तो बहुत से भाई पाए हैं, बहनें, माएँ, हर तरह का प्यार का रिश्ता पाया है और बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। पहले तो जब न्यू आए थे तब तो एमन आप बहुत प्यारा गाती भी हैं, आज आप हमें कुछ सुनाएंगी जो आपको पसंद हो? यस। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें सुन ना सका। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। अकेले चलते चलते वो साए जैसे ढलते, राह क्यों ये फासले सदा दरमियां हो, वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। हो मेरे इश्क पर खुदा मेहरबान, खुदा मेहरबान। क्या Very बात nice, है। very nice, और ये बहुत सा wonderful। काम साथ लेकर भी आए हैं। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी आवाज में हमें महसूस किया, और जो काम है उनका हम जरूर चाहेंगे आपको दिखाएंगे। सुपर टैलेंटेड है ये, मल्टी टैलेंटेड है ये, सिर्फ गाना माशाल्लाह। नहीं, जिस तरह से मुसव्वरी वो करती आई हैं, थोड़ा सा काम भी दिखाएं और साथ साथ बताएं उस काम से मुताल्लिक। और जो हमारी वीकेंड पे स्किल सेंटर की क्लास होती है, Okay. अब तक जो मैंने साल में सीखा है और Okay. बनाया है, प्लीज दिखाइए, साथ साथ हम उस पर बात करते हैं। बोलते जाओ, वाओ, ये खुद बनाई है? वेरी नाइस, Yes. इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत क्यूट। ये छोटा सा फ्रॉक है, बहुत प्यारा है जनाब। ये अच्छा, ये बहुत क्या खूबसूरत। मटेरियल जूट यूज हुआ है इसमें? ये गरम स्टफ, गर्म स्टफ है सर्दियों Okay. के Stuff लिए। है, बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस। और इसके अलावा क्या बनाया है आपने? नन्हे मुन्ने हाथों से, नन्हे मुन्ने से कपड़े, छोटे अब से से वो प्यारे से। लिटरली लग रहा है कोई ब्रांडेड ड्रेस है, इतना ये दिस वन इज खूबसूरत। ब्यूटीफुल इस टू, पे बहुत मैंने प्यारा है ये ribbon भी। work। और इसमें Yes. जो फ्लावर्स है नीचे, ये आपने खुद बनाए हैं? यस, ये वेरी नाइस, सब मैंने ही और बनाया ये है। कितना नीट लगे हुए शेप, ये Yes, रिबन आप से जो इतने ऊपर लाइंस आ खूबसूरती रही से हैं। उन्होंने फ्लावर बनाया, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन पर्पल एंड पिंक। यानी लड़कियों के रंगों से खूब खेलना जानती है एमन। भाई लड़कियां नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा? क्या बात है, अगेन पिंक। वाओ, व्हाट अ कट, कितना खूबसूरत कट है उसका फ्रंट पे। और कितना नीट सिला हुआ है ये, Yes. मतलब ये लगता नहीं है कि ये मैंने खुद बनाया, इतना खूबसूरत है अच्छा माशाल्लाह। एमन, ये very nice। सारा फोकस बच्चियों पे ही है? बच्चों के लिए कुछ बनाया? नहीं, बॉयज के लिए भी है। वो भी दिखाएं कुछ लाइए अगर तो। नहीं, वो नहीं लाई। डिस्प्ले हुआ होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। हटाना बहुत अच्छा, जब ये बनाती हैं कोई भी काम, जिस तरह ये फ्रॉक्स बनाएंगे, तो क्या ये सेल होते हैं? नहीं, नहीं। ये फिलहाल से इनकी collection अभी है ये। अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा, अंडर ट्रेनिंग, इतना अच्छा वो काम माशाल्लाह। माशाल्लाह करिए। एमन और दिखाइए। इसके बाद फिर मैंने अगेन Wow, इट्स ये हैंड ब्यूटीफुल। एम्ब्रॉयडरी है सारी? यस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। कुरेशिया वर्क भी हम सिखा रहे हैं। ये और एक क्रोशिया है। नहीं, कुरेशिया वर्क जो दुपट्टों पे अच्छा, okay। वो भी सिखा रहे हैं, ट्रेडिशनल वर्क है हमारा, जबरदस्त। जिसकी स्वेटर्स वगैरह खूबसूरत। बनती हैं। और फिर मैंने इसके बाद फुल सूट बनाया था। वाओ। अगेन अ वेरी नाइस Very कॉम्बिनेशन, nice, व्हाइट very एंड nice। ग्रीन। बस जबरदस्त। एमन, आपने ना मुझे फेवर करना है, मुझे ऐसा खूबसूरत सा ड्रेस अपने हाथों से बना के देना है। यू आर डूइंग इंशाल्लाह। वंडरफुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा खूबसूरत काम है आपका। और मैं ये सोच रही थी, इतने सारे टैलेंट्स अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, आपने बड़े होके क्या बनना है? मतलब मैं सिंगिंग बड़े करनी है, होके क्या करना है? इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपके इंशाल्लाह, तमाम ख्वाब पूरे इंशाल्लाह। करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ और भी लेकर आई हैं, मैं Yes. चाहूंगा जरूर ये दिखाएं कुछ आर्ट से मुताल्लिक। ये देखिए, ये इन्होंने Wow. पेंटिंग किया। इज इट एन ऑयल पेंट? ये अक्सर पोस्टर कलर है। Okay, poster मैं colour। इसमें ये दिखा रही हूँ कि लोगों की नेचर के, लोग उदास होते हैं इस तरह से।
लोग उदास होते हैं और शामों में इस तरह तन्हा Yes, बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। उनके खज़ां का मौसम भी ऐसा है और जिंदगी का सनसेट भी ऐसा है। Yes. सनसेट भी दिखाया है किसी की जिंदगी का। इतनी छोटी सी एज में एमन हैप्पी हैप्पी पेंटिंग्स भी बनाए, खुश खुश वाली भी प्यारी सी अपने नेक्स्ट वन इज हैप्पी वन आई गेस। ये दोस्ती है Very लगता है। nice, Friendship की। दोस्ती। आपकी भी ऐसे वाली कोई बेस्ट फ्रेंड है जो पिक्चर Yes. में नजर आ रही है? क्या नाम वो है आपको उसका? टीवी पे देख रही होंगी। रिमशा एंड एमन। ओके, Very जबरदस्त। ज्यादा मजा स्केचिंग में आता है पेंसिल के साथ या पोस्टर कलर्स या पेंट या किसके साथ? मुझे दोनों में ही बहुत बस मजा आता कैनवस है। होना चाहिए, Yes. आगे काम आपका। Very nice. And this is how we can make a friend. वाओ, With a cup of tea or with a glass of water. अच्छा, लुक्स लाइक अ 3D इमेज। Yeah. बड़ा ये 3D बहुत नीट बनाता है। Very nice. अच्छा सायरा जी, ये जो बच्चियां जिस तरह अभी एमन की हम बात कर रहे हैं, ऐसी और भी बच्चियां, आप लोग इनका टैलेंट खुद देखते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, या कि आप लोग खुद से ऐसी क्लासेस अरेंज करते हैं कि बच्चियां सीख पाती हैं? हम जो मेंटोरिंग का काम है ना हमारा, हम स्टाफ ही ऐसा हायर करते हैं। लाइक सेंटर के लिए हमारे पास बाकायदा स्टाफ है जो कि डिप्लोमा होल्डर है। Okay. ये Very इस, nice. इस प्रोफेशन में है। ठीक है। इसके अलावा मैं खुद और हमारे साथ जो दूसरे हमारे कोलीग्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो हमारे लिए ऐसे सेशंस और इन बच्चों के लिए भी सेशंस अरेंज करते हैं। माशाल्लाह। जिस तरह ये रॉ मटेरियल हमारे पास जब आता है हम इसको पॉलिश पॉलिश करते एमन के हैं। हाथ में एक और चीज भी मौजूद है, ये भी Yes. हम देख लें। ये वेरी नाइस। ये क्या है एमन? ये मैं माहौल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि नेचर एनवायरनमेंट। नेचर के हमें मेरा अपना घर ने ऐसी खुशी दी, ऐसा खुश माहौल दिया खुशी का। मेरे अपने घर ने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। मैं एक बेरौनक छोटी सी थी चीज़। लेकिन मुझे रौनक बख्शी एक है। छोटी सी चीज एमन, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके जो बहन भाई आपके पास रहते हैं, क्या आप जितना टैलेंटेड कोई और भी है जो माशाल्लाह इतने सारे काम या एक साथ सबको करता पीछे हो? छोड़ा हुआ है और इंस्पिरेशन बन गई है। मैं ही सबसे लास्ट क्या है आपके हाथ में? और ये मैंने खुद डायरी बनाई है, स्केच वाओ, बुक है ये। नाइस। वेरी नाइस, छोटी सी नोटबुक है ये, अपने माशाल्लाह। स्कूल वेरी बैग में नाइस, रखती हूँ। ब्यूटीफुल, दिखाती जाइए, शाबाश। कहीं कुछ भी पसंद आ जाए उसे। वेरी जो नाइस। सोचा, जो महसूस किया, उसको कितना कागज पे खूबसूरत उतार है। दिया। ये देखिए, एहसास को, जज्बे को इस तरह से उन्होंने एक रंग दे दिया। जबरदस्त, बहुत वेरी बहुत नाइस अच्छा एमन, लगा आपके लिए एमन। बहुत सी दुआएं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। और मेरा अपना घर को हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने ये Yes. माहौल प्रोवाइड किया है ऐसे बच्चों को, ऐसी बच्चियों को कि 4-5 साल की उम्र में बच्चा आ रहा है और फिर जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा, दीनी तालीम भी, दुनियावी तालीम भी, हुनर भी, ताकि जब वो बाहर निकले दोबारा से तो इस माशरे में अपना एक मकाम हासिल कर सके, इतना मजबूत हो कि उसको किसी सहारे की ज़रूरत ना रहे। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू द इंडिपेंडेंट, ये वो लाइफ है जो कि मेरा अपना घर जैसे इदारे इन बच्चों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थे आप लोग। बढ़ते हैं जनाब आगे अपने आखिरी मौजू की तरफ, जो कि हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा है, फेक न्यूज़ से जुड़ा है, उस मसले से जुड़ा है जिसने आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट की हुई है। मतलब हमारे लिए इतने मसले पैदा किए हुए हैं, कोई भी फेक न्यूज़ आती है और हर जगह हमें सोशल मीडिया पे नजर आती है। आपके लिए वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है कि अगर 10 जगहों पे खबर आ रही है वो झूठ है या सच है। अंधी तकलीद की जाती है। एक बंदे ने गलत खबर चलाई, कहीं पे वो शेयर कर दी और उसके बाद हर बंदा उस खबर के पीछे दौड़ पड़ता है। और जो हमारे यूट्यूबर्स बहन भाई हैं उनको ये जल्दी होती है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरी ऑडियंस ना भाग जाए, फटाफट से वो फेक न्यूज़ उसी को कॉपी करते हैं, वो शेयर कर देते हैं। होता क्या है, माशरे में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हमारी सोसाइटी इंतशार का शिकार होती है। बहुत सी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, वो फैलनी शुरू हो जाती हैं और इस सब से डील करना नहायत मुश्किल काम है। यही आज हम करने वाले हैं कि जनाब इसके साथ डील कैसे किया जाए। तो जनाब इस अहम मामले पर आज डिस्कशन का आगाज़ करने वाले हैं हम, और हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियोज से मोहम्मद अबू बकर साहब, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया विंग में बतौर जनरल मैनेजर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा डिले है, हम आपका। कोशिश करेंगे कि उससे डिस्टर्ब ना हो। अबू बकर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि चूंकि ज़रा आप डिजिटल मीडिया के जनरल मैनेजर हैं, आप इसको देख रहे हैं इस विंग को, इस वक्त इन हालात में, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के हालात में, हम जो मामला देख रहे हैं, जो फेक न्यूज़ देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ ट्वीट्स देखते हैं, मुख्तलिफ पोस्ट देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, कितना बढ़ता चला जा रहा है मामला और कितना बड़ा नुकसान होता चला जा रहा है एज अ सोसाइटी हम सब का?
जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एमन जैसे इंस्पायरिंग बच्चे जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे लाए और उनका टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के सामने और दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है और मेरा ख्याल है कि हमारा जो बाकी प्राइवेट मीडिया उसको भी इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। फेक न्यूज़ बिल्कुल एक चैलेंज है, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और जो इसकी चैलेंज की जो वुसअत है वो अगर बयान करूं तो आप इमेजिन करें कि व्हाट्सएप के ऊपर 1 मिनट में 4 करोड़ मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ट्विटर के ऊपर 1 मिनट में तकरीबन 3.5 लाख ट्वीट्स होती हैं। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर 1 मिनट में ऑन एवरेज 500 घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा होता है। सो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो वुसअत है उसका आप अंदाज़ा इन स्टैटिस्टिक्स से लगा सकते हैं। फिर MIT जो अमेरिका की एक बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उनकी एक रिसर्च आई कि जो फेक न्यूज़ है वो जो आपकी फैक्चुअली करेक्ट न्यूज़ होती है उससे तकरीबन 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और उसमें तकरीबन 85% प्रोबेबिलिटी कि वो फेक होगा, वो किसी भी मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर है एक बडिंग डेमोक्रेसी है हमारी। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में जब फेक न्यूज़ फैलती है और फिर ज़ाहिर है हर मुआशरे की कुछ कल्चरल सेंसिटिविटीज़ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसी महीने के आगाज़ में शायद आप लोगों की नज़र से भी खबर गुजरी हो, ओकाड़ा में एक ख़ातून को ख़ुदकुशी करनी पड़ी सिर्फ इसलिए कि उसकी तस्वीर फ़ोटोशॉप हुई थी। वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में दिखाई गई। फैमिली की तरफ से प्रेशर आया, अपने प्यारों की तरफ से प्रेशर आया, किसी ने इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि ये बात सही है या गलत है। तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी 7 साल की बेटी थी और अनफॉर्चुनेटली उसको सुसाइड करना पड़ा। तो ये कॉस्ट है फेक न्यूज़ की। और अनफॉर्चुनेटली ये अगर आप हमारे जो लैंडस्केप है इस वक्त जो मीडिया का बनता जा रहा है, मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया को आप सिर्फ आइसोलेशन में भी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट ये सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। डिजिटल मीडिया का जो यूज़र है वो अपनी बात की क्रेडिबिलिटी के लिए समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया को भी साइट करता है कि जी उसका हवाला देता है कि जी चूंकि टीवी पे चला है या अखबार में आया तो ये बात सही होगी। सोशल मीडिया यूजर्स हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को वो यूज कर रहे हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, हम क्या देखते हैं कि हर इंडिविजुअल एक जर्नलिस्ट बना हुआ है। वो कुछ ना कुछ मटेरियल अपलोड करता जा रहा है जिसका ताल्लुक हालात हाजरा से है, हमारे माशरे से है। मैं किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट का जिक्र नहीं करती, लेकिन इन जनरल अगर हम देखते हैं किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद का मामला हो, किसी सहाफ़ी के डेथ का मामला हो, कुछ भी होता है, उस पर इतनी कयास आराइयाँ होती हैं, उस पर इतनी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि एक आम बंदा कंफ्यूज हो जाता है। दुआ ज़हरा का केस हमारे सामने कि हर यूट्यूबर उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहा था, एक आम आदमी को नहीं पता कि क्या चल रहा है। अल्टीमेटली हम इंतशार की तरफ जाते हैं। अब जाहिर है जैसे आपने कहा कि इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को, हम इसको टैकल कैसे करें? अच्छा, इसका अगेन कोई ब्लैक एंड वाइट में जवाब इस वक्त नहीं है कि इसको आप टैकल किस तरह से कर सकते हैं। बट जाहिर है इसके ऊपर डिफरेंट रेगुलेशंस भी डिफरेंट कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई, पाकिस्तान ने भी करवाई। कुछ इसका एजुकेशनल पहलू भी है जिसके ऊपर दुनिया में काम हो भी रहा है और उसमें मज़ीद जो है वो ज़रूरत है आगे बढ़ने की। मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊं तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने काफ़ी अरसे तक तो इस जिम्मेदारी को कबूल ही नहीं किया कि फ़ेक न्यूज़ को ख़त्म करना या उसको रिस्ट्रिक्ट करना उनकी ज़िम्मेदारी है। 2016 में जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ और ट्रंप की जीत हुई, उसके बाद फिर अच्छा खासा इसके ऊपर रिसर्च हुई कि किस तरह से एक फ़ेक न्यूज़ को एज ए प्रोपेगेंडा टूल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इस्तेमाल किया गया
और उसके बाद फिर फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक प्रेशर आया कि जी आप सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है। उनका क्लेम ये था कि जी हम तो एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लोग मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, हम इसमें कर कुछ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद फिर अंदाज़ा हुआ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने तक नहीं है, बल्कि जो कंटेंट है उसके ऊपर एक नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है उसको ख़तरा दरपेश है। जो आपने सवाल किया है कि लोग क्या सराहियाँ करते हैं, उसकी बेतहाशा वजूहात है, लेकिन आपको इसकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि आखिर लोग ये करते क्यों हैं, और उसकी बेतहाशा वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह आपने कहा कि यूट्यूब के ऊपर लोग फ़ौरन उनको एक होता है कि जी हम क्विकली एक कंटेंट अपलोड कर दें। उसकी वजह ये है कि उससे वो पैसे बनाते हैं, तो जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा वो उससे पैसे कमाएंगे। तो व्यूज़ आते हैं, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने बात की कि फेक न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, तो जितना एक मसालेदार खबर होगी, जिस तरह से उसको पैकेज किया जाएगा और व्यूअरशिप उसकी बढ़ेगी, तो वो उनके लिए एक इंसेंटिव है कि लोगों को एंगेज रखना। सेकेंडली, लोगों के और भी इसकी वजूहत हो सकती हैं, सिर्फ पैसा इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। आपके जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो मुख्तलिफ चीज़ों से शेप अप हुए होते हैं, उससे कंप्लाई करते हुए कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो आप उसको ज़्यादा क्रिटिकली नहीं देखेंगे, आप उसको फ़ौरन आपके अर्ज होगी कि आप उसको शेयर करें। इसी तरह से कुछ लोगों को ये होता है कि जी वो एनोनिमसली चूंकि ऑपरेट कर रहे हैं, वो कुछ भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो इस चीज़ की जो वजह बनते हैं। अब इसमें मेरे ख्याल में अगर आप सोल्यूशन की तरफ आएँ कि इसका हल क्या है, उसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल एंड से हो रहा है। तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है फॉलोअर्स काफ़ी हद तक अपनी क़यादत को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बेतहाशा मिसालें हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे कोट नहीं करना चाहता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो लगता है कि वो प्रोपेगेंडा कैंपेन को लीड कर रही होती है। इसमें अगर मैं आपको अपने पाकिस्तान की ही मिसाल दूं तो अगेन अबू बकर ये बात अहम है, मैं जरूर चाहूंगा कि इसमें आप ये ऐड भी कीजिएगा इंडिविजुअल इंस्टेंसेस की तरफ कि रिसेंटली अबू बकर हमने एक मामला ये देखा कि इमरान खान साहब जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, जिस तरीके की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो रवैया वो रखते हैं, जो गुफ्तगू वो करते हैं, जिस तरह से वो खिताब करते हैं कहीं पर भी पब्लिक गैदरिंग में, वही चीज़ें हमने ना सिर्फ उनके फॉलोअर्स में देखी बल्कि हमने उनके आसपास उस क़यादत में भी देखी जो पहले मिनिस्टर्स के ओहदे पर रह चुके। मैं शरीफ मज़ारी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, यानी उस लेवल पर गिर कर ट्वीट करते हैं, उस लेवल पर जाकर ट्वीट करते हैं। तो ये एक ऐसा रवैया जो हमने देखा है कि खान साहब की वजह से हम उनके फॉलोअर्स में भी देखते आए हैं, उनके साथ जो उनके साथी हैं उनमें भी देखते आए हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ, सियासत का हुआ, बदनामी पाकिस्तान की हुई। मैं बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। मैं इसमें एक बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल और जो फेक न्यूज़ होती है वो देखें, इंडिविजुअल जो इंस्टेंसेस होते हैं, मैं अगर अकेला बैठ के अनकोऑर्डिनेटेड कोई चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और वो शायद आप एड्रेस ना भी करें तो दैट्स फाइन। लेकिन जब फॉल्स नैरेटिव्स बनते हैं, अब रिसेंट एग्जांपल के वो जो साइफर की आई थी कि अमेरिका की एक साजिश है और उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत तब्दील हुई। अब आप मुझे बताएं, ये इतना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव था, लेकिन इसने आपको आपकी सोसाइटी में कितनी पोलराइजेशन क्रिएट की। अगर आप यूएस बैक गवर्नमेंट हैं तो आप चाइना के साथ क्यों ताल्लुकात रख रहे हैं? अमेरिका और चाइना के बीच में तो कोई उस तरह से फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उज़्बेकिस्तान गए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनकी बड़ी मीनिंगफुल गुफ्तगू हुई, कोई कर्टसी कॉल नहीं थी, प्रॉपर एनर्जी और बाकी चीज़ों मामलात के ऊपर एक मीनिंगफुल डिस्कशन हुई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं, वो फिर आपको, आपकी ऑडियंस को, आपके फॉलोअर्स को एक वेपन दे देते हैं कि वो फिर सारी चीज़ें उससे लिंक करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली प्रेसिडेंट बाइडन की स्टेटमेंट आई न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से। पाकिस्तान ने, आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़ा केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड किया। उस रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन की वजह से द स्टेट डिपार्टमेंट उनको एक उस पर वजाहत देनी पड़ी, और आपने अपना एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बचा लिया और आपने अपनी बात को उनके मुंह से एक्नॉलेज भी करवा लिया। सो ये पावर है आपके, अगर आप किसी प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर
बात कर रहे हूँ, लेकिन अगेन आप देखें कि उस स्टेटमेंट को मिस यूज करने की कोशिश की पॉलिसी गई का एक जिम्मेदारी के political साथ party की तरफ इस्तेमाल से ये बड़ा मैटर कि, करता है और अपने पाकिस्तान ने narrative हमेशा के साथ- रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड किया है। और जैसे शुएब ने भी कहा कि फेक न्यूज़ की भरमार है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसका हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, ब्लैक एंड वाइट जवाब नहीं दिया जा सकता, हमें चीज़ों को मैनेज करके चलना है। जाहिर है एक इंडिविजुअल को अगर पैसे मिल रहे हैं, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो एक्सप्लॉइट करेगा चीज़ों या को। उसका कोई और एजेंडा है, हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करना है। एग्जैक्टली और क्या अबू बकर हम वर्कशॉप्स का, सेमिनार्स का इनेकाद करके अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि हम किसी हद तक ये जो फेक न्यूज़ का फ्लो है इस पे काबू पा सकें? और इसमें जरूर मैं ऐड कर दूं, इस पर रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा अबू बकर, कि जिस तरह से अब की गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि अनटैप्ड जो हमारी यूथ है उसको हम इस तरह से टैप कर रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है दौर बदल चुका है, लोग टिकटॉक पर हैं, और हम जिस तरह से मरियम नवाज साहब ने उसको केटर किया कि हमने यूटिलाइज करना है अपने उस यूथ को, वो जो टिकटॉक पर मौजूद है, कैसे वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, कैसे वो हमारे मसलों को, हमारे इश्यूज को बेहतर तौर पर पोर्ट्रे कर सकते हैं, सोल्यूशन बेस काम हो सकता है। Exactly. तो टिकटॉकर्स को भी इस मेन स्ट्रीम में लेकर आने बड़ा अहम स्टेप है जो हम लोग ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये जो आपका पहला सेगमेंट था, मैं इधर ही बैठा हुआ देख रहा था। अब देखें आप इस तरह के टैलेंट को, यूथ को, उनकी इनोवेशन, उनकी तालीम, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर अप्रिशिएट करेंगे तो आपके नौजवानों को सिर्फ रुझान होगा। अगर आप उनकी इनकरेज, उनकी हौसला अफजाई सिर्फ इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये ओन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि वो ट्रोल्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर नेचुरली वो उसी डगर पे चलेंगे। जहाँ तक बात है सोसाइटी की ट्रेनिंग की, सोसाइटी की एजुकेशन की, इस पे डेफिनेटली बेतहाशा काम होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो मेरा ख्याल है रूट कॉज है इस वक्त जो प्रॉब्लम की, वो शायद क्रेडिबिलिटी का मसला है। गवर्नमेंट अगर कोई रेगुलेशन लाती है या अप्लाई करती है तो वो लगता है कि वो शायद एक ख़ास सेगमेंट को, एक ख़ास सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए है। तो दुनिया में, इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस इस तरह से हुई है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ लेके आते हैं जिसके ऊपर तमाम जमातों का और सारी की सारी जो आपकी सोसाइटी है उसका काफ़ी हद तक इत्तफाक होता है। अब फॉर एग्जांपल ये अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ जर्नलिस्ट का केनिया में, उसके ऊपर क्या सराहियाँ हुई। अगर हमारे पास कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी मौजूद हो जिसकी क्रेडिबिलिटी इस सेंस में हो कि वो कोई उसका बायसेस ना हो, तो इस चीज़ को, इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को काफ़ी हद तक कंटेन करने में कोशिश वो मददगार साबित होती। सो डिजिटल मीडिया विंग का और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक बड़ा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाना है जिसके ऊपर सबका एतमाद हो, सोसाइटी उसके ऊपर जो है वो रिलाई कर सके, और फिर वो एक ऐसा फिल्टर हो जो बिल्कुल अनचेक्ड न्यूज़ है उसको किसी हद तक रोकने में, मगर ऐसा फिल्टर जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो, मैं चाहती हूँ इसको आप थोड़ा सा शेयर करें कि ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि जाहिर है वो सियासी जमात या स्पेशली पीटीआई की बात करते हैं, ऐसे ऐसे शर्मनाक ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं जो आप कंडेम करने के लिए भी कोर्ट नहीं कर सकते। आप फैमिली के साथ बैठे हो, आप अपना सोशल मीडिया नहीं देख सकते, तस्वीरें ऐसी शेयर की जाती हैं जो आप देखते ही आंखें बंद कर लें, या एटलीस्ट आप वो चाहते हैं कि आप उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें। ऐसी ऐसी शर्मनाक चीज़ें ट्विटर पे शेयर की जाती हैं और वो टॉप में, ट्रेंडिंग में होती हैं। तो इस सारे ट्रेंड को रोकने के लिए जाहिर है जब कानून साजी होगी, वो सियासी जमात जो कर रही है या उसके कारकुन, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या उनके लिए कोई भी ऐसा मिडिल वे हो सकता है जो एक्सेप्टेबल हो? क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया, ये इतना आसान नहीं होगा। डेफिनेटली आप ये देखें, वो एक टर्म यूज होती है डिजिटल मीडिया में, व्हाट अबाउटिज्म। तो आप कुछ भी बात करेंगे वो आगे से करेंगे व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट इट। ये जो ISPR का बड़ा क्लियर बयान आया कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जर्नलिस्ट की किलिंग के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम स्टेप्स ले रही है। कीनियन प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, इधर जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट जिसके ऊपर तमाम पार्टीज को ट्रस्ट हो। ये सारे इकदाम के बावजूद अगर आप कॉन्वर्सेशन देखें तो वो सवाल सिर्फ और सिर्फ ये उठाया जा रहा है कि जी आप ही हैं जिन्होंने ये किया है।
अनफॉर्चुनेटली। और उसमें आप फिर उनके इंटेंट को देखते हैं। इंटेंट ये है कि इससे कितना ज़्यादा सियासी फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये आसान नहीं होगा, बट एक पब्लिक प्रेशर, पब्लिक अवेयरनेस के साथ जो है वो इस डिस्कोर्स को आगे लेके चला जा सकता है। जब आप फेयर बात करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे उस चीज़ को, तो लोग भी फिर सवाल करेंगे कि भाई एक चीज़ जिसका सबको फ़ायदा है, सोसाइटी को फ़ायदा है, उसमें आपकी क्या ऐसी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से आप इस ऑन बोर्ड नहीं आ रहे। तो इसमें एकेडमिशियंस जो हैं वो इंगेज किए जाएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग जो जिनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज, और इवन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मजहबी जमातों की भी उसमें मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक हमारा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर उनको ऑन बोर्ड लेना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अबू बकर साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जनरल मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया विंग के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो आखिरी बात हुई उसमें मैं ज़रूर एक चीज़ ऐड करूँगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बिलखुसूस ये बात की कि वो मुसलसल राबते में थे और वो कहते रहे कि अगर कोई इशू है अरशद शरीफ साहब को तो आप आइए, बैठते हैं, बात करते हैं, इसको हल करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई रिजर्वेशन का इजहार नहीं किया था उनके सामने। उन्होंने कहा हम तो ज़रूर चाहते हैं कि आप वापस भी आए, कोई इशू है तो उसे एड्रेस किया जाए, बट ऐसी कोई बात उनकी तरफ से की नहीं गई, कोई वैसे प्रेशर का जिक्र नहीं किया गया। एनीवेज जी, वक्त हो गया खत्म। मुलाकात करें कल। बहुत सा ख्याल रखिए। फिर एक आखिरी जुमला जरूर कहेंगे, बी द बैरियर, बी द बैरियर। फेक न्यूज से मुतालिक हमें बात करें, लोगों की जिंदगियों में नहीं, हर लिहाज से फेक न्यूज पे आपने बैरियर बनना है, चूंकि हमारा दीन हमें ये सिखाता है। अनवेरीफाइड न्यूज को शेयर ना कीजिए, ना पोस्ट कीजिए, ना स्टेटस लगाइए, ना बात कीजिए, ना गुफ्तगू उस पर कीजिए। पहले वेरीफाई कीजिए। अगर वेरीफाई नहीं हुई छोड़ दीजिए। पूछना है तो उससे पूछें जो रेलिवेंट बनता है, उससे ना पूछें जो किसी और को जाके बताएगा और वो बात फैलती चली जाएगी। कल मुलाकात करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।